Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. ये आपकी फुल मार्क्स सीरीज है. लास्ट टाइम भी हमने की थी 30 आउट ऑफ 30. आप बिल्कुल हर हालत में ले आएंगे यदि ये पूरी सीरीज आपने फॉलो की, आपको समझ आया, आपने रिवाइज किया, है ना. इसमें जो भी नीडेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी, चाहे वो प्रीवियस ईयर हों, चाहे वो नए सवाल हों, जो रिपीट होते हैं, मुश्किल, आसान, मॉडरेट, जिस तरह से पेपर का लेवल रहता है उस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना. तो इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ देनी है कि किस तरह के सवाल कराए जाएं, कौन से, कुछ और सोचना ही नहीं है. इस सीरीज के सारे सवाल पेपर तक अगर आप कर लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. तो ये यूट्यूब पे सीरीज जो है शुरू की है. आप लोगों का एक भरपूर कमेंट्स रहे हैं कि यूट्यूब पे भी पढ़ाओ फ्री. तो इस बार आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना एक्टिव हो सकेगा रहेंगे. अभी कुछ दिनों की छुट्टियों पे भी जाना है मुझे नेक्स्ट वीक, तो मैं कोशिश कर रही हूँ. बैक टू बैक क्लासेस हैं. अभी माइग्रेन ट्रिगर हो गया फिर से, जस्ट दवाई लेकर के ये सेशन लेना जो है, क्योंकि लेना ही है आज सेशन, तो करेंगे ही हर हालत में, है ना. फिर कुछ दिनों का ब्रेक आ जाएगा बीच में, और बैक टू बैक क्लासेस हैं. स्क्रीन पे काम करने की वजह से वो फिर से माइग्रेन ऑनगोइंग ही है. आराम था काफ़ी, बट वो ट्रिगर हो गया है. एनीवे, ये सब चलता रहेगा. आपके जीवन में भी अलग अलग तरह की समस्याएं आती रहती होंगी. ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, उसकी चिंता करनी नहीं है. बट पढ़ाई या काम डेली करते रहना है, ठीक है. आते हैं, समझते हैं. थोड़े से लेट भी हैं हम इस चक्कर में, तो ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग. ये पहली क्लास है ये सीडीपी फुल मार्क्स सीरीज की. कोई और सवाल आपको सोचने की जरूरत नहीं है. जितने सवाल इस सीरीज में हों पेपर तक, उतने अगर आपने कर लिए, कोई प्रीवियस ईयर, कोई भी नया सवाल, कुछ भी अगर आपने कर रहे हैं और ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए, आपने खुद से करके देखे और आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो टेंशन खत्म है. आपको कुछ और सोचना ही नहीं है. इनफ क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर एंड न्यू क्वेश्चंस. अजर्शन रीजन के भरपूर क्वेश्चंस एंड तक जाते जाते इजी टू डिफिकल्ट रखेंगे. आसान से सवाल से, लॉलीपॉप जैसे सवाल से शुरू करेंगे, लड्डू सवाल से, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे. कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ाएंगे जितना पेपर में जरूरत है, बेवजह की नहीं. अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सवाल कभी नहीं मिलेंगे आपको लेट्स लर्न पे एटलीस्ट. और 30 में से 30 आपके ना आए, ये भी संभावना नहीं है, यदि आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली साथ में. करियर वेल ऐप पे जाकर के अभी 24 तारीख तक आपका फ़ी अच्छी खासा डिस्काउंटेड फ़ी है सी टेट के बैचेस की. इसके अलावा आप जे टेट, यूपी टेट, इन सब बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं. इनमें से जो भी एग्जाम आपको देना हो वो एग्जाम के लिए आप एनरोल कर सकते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, वो कहने की बात ही नहीं है. ये सेशन का पीडीएफ, पिछले 2 सेशन का पीडीएफ राहुल रहता है पेंडिंग. हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के साथ साथ आज वाला जो सेशन है विद आंसर्स मार्क्ड, आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. बात सही है. चलिए फिर आगे बढ़ें. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा. एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स इज, यानी अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है. अपरिभाषित यानी इल डिफाइंड या ठीक से वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है, है ना. एक है कि ये सवाल आपको दे दिया, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकल जाएगा. लेकिन एक ऐसी वेग सी प्रॉब्लम दे दी कि भारत में जो ये महिलाओं के प्रति हिंसा है या स्ट्रेस को कैसे कम करें जीवन में, तो अब ये वेग है, ये वेल डिफाइंड नहीं है. इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है. देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस टू इट, और अलग अलग सिचुएशन में देखना पड़ेगा किसके लिए क्या कारगर है. ठीक है बात. तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एक सवाल आता ही है 100%, सिलेबस में है, पार्ट है, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, है ना. तो फोकसिंग ऑन फंक्शनल फिक्स्डनेस, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको पता है कि आप लोग 45% लोग फर्स्ट आंसर कह रहे हैं, जो कि महागलत जवाब है. इल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इफेक्टिव तरीका, भाई अगर कोई प्रॉब्लम ठीक से डिफाइंड नहीं है या वेग है, लेकिन है तो वो भी प्रॉब्लम ही, सॉल्व तो करनी पड़ सकती है कि स्ट्रेस को कैसे कम करें. अब ये इसके कोई वेल डिफाइंड स्टेप्स नहीं है कि यही 5 स्टेप हैं, इसी तरीके से सबका स्ट्रेस कम होगा. किसी का गाने सुन के कम होता है, किसी का एक्सरसाइज करके कम होता है, किसी का कोई और तरीका हो सकता है, किसी से बात करके किसी को अच्छा लग सकता है. देयर आर मल्टीपल वेज फॉर अलग अलग इंडिविजुअल्स, फॉर एवरी इंडिविजुअल. कुछ होंगे जो बेसिक से होंगे कि हाँ सब पे काम कर जाएंगे, बट इफेक्टिव तरीका सबके लिए अलग होगा. फंक्शनल फिक्सनेस कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर ही नहीं सकता. फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ना कि सॉल्यूशन. कार्यात्मक स्थिरता, ये हिंड्रेंस, बाधा डालने वाले जब फैक्टर्स पूछे जाए ना आपसे कि बैरियर क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आप कहिएगा फंक्शनल फिक्सनेस. कार्यात्मक स्थिरता या फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? आप वही घिसे पिटे तरीके अपना रहे हैं जो 1985 में अपनाते थे, वही आज भी चल रहा है. कुछ भी होता है ये कर लो, कुछ भी होता है सर के दर्द की दवाई खा लेते हैं. जस्ट एग्जांपल दे रही हूं. तो फंक्शनल फिक्सनेस यानी सेम पुराने ढर्रों पे ही आप चल रहे हैं, नए तरीके ढूंढते ही नहीं आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. और सारी प्रॉब्लम्स एक ही तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती हैं, पुराने ही तरीकों से सॉल्व नहीं हो सकती. मॉडर्न प्रॉब्लम्स, मॉडर्न सॉल्यूशंस. आपके माता पिता की जनरेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ज्यादा समस्या थी नहीं, डेटिंग की ज्यादा समस्या थी नहीं, आज के समय में अलग है. तो अब वही सॉल्यूशन थोड़ी ना
अरेंज मैरिज पहले से चला आ रहा है तो बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, जरूरी नहीं है सबके लिए नहीं होगा। तो फंक्शनल फिक्सनेस है सबके लिए एक तरीका कि अच्छा इसको सुधारना है, किसी व्यक्ति को ये सब चलता ही था पहले, शादी कर दो, ये प्रॉब्लम है शादी कर दो, ये करना है ये कर लो, हर चीज का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो फंक्शनल फिक्सनेस है घिसे पिटे ढर्रे वही जो चले आ रहे थे उन्हीं को ये मानना, ये बैरियर का काम करती है, ये रुकावट बनती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हेल्प नहीं करती। तो ये तो हट जाएगा ऑप्शन। आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजी चाहिए जो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है बट सॉल्यूशन तो चाहिए आपको। सेकेंड है मीन्स एंड एनालिसिस। इस बार 40% लोग सही जवाब दे रहे हैं, मीन्स एंड एनालिसिस ये सही है। एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है। जब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड हो, एक मैथ्स का सवाल लिखा है तो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन a+b का होल स्क्वायर लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, और ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में काम आता है एल्गोरिथम। इल डिफाइंड या ऐसी रैंडम प्रॉब्लम्स में आप नहीं लगा सकते कलन विधि। ठीक है जी, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें यूज होता है और ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए है कि जब आपको पता हो एक सवाल है जिसमें फॉर्मूला लग सकता है ना, कि आपकी दवा जो है, आपको बुखार का टेस्ट कराया पता चला मलेरिया है, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप दवाई लिख दी मलेरिया की। तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जिसका पता हो आपको उस पर ही लागू होगा। किसी भी तरह का सर दर्द है तो आप सेम सॉल्यूशन अपना रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लर्निंग बाय रोट लर्निंग से मैकेनिकल हो जाती हैं चीजें कि आपने रट्टा लगा लिया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत अच्छा कोई तरीका माना नहीं जाता। रट के आपने बस रट लिया है, तो रट कर सीखने को हम वैसे भी अवॉइड करते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है मीन्स एंड एनालिसिस, साधन अंत विश्लेषण। मीन्स एंड एनालिसिस की खास बात यह है, मीन्स मतलब साधन है ना, वेज जो भी आपके सामने है एट प्रेजेंट, उससे आप एंड तक पहुंचते हैं, यानी गोल तक पहुंचते हैं। एंड से मतलब है यहां गोल का। मीन्स है तरीके, जो भी इस प्रॉब्लम सामने है उसमें आप क्या कर सकते हैं ये देखते हैं आप, है ना, कि भाई ये पेन नहीं चल रहा, चलो दूसरा पेन उठा करके ले आते हैं, एक मार्कर ले आते हैं, जो भी घर में मौजूद होगा उससे समाधान निकाल लेंगे। ठीक है, मीन्स एंड एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल तरीका है और वेल डिफाइंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स पे भी ये काम करता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक रैंडम प्रॉब्लम आ गई आपके सामने कि आपको बुक शेल्फ तक आपकी हाइट नहीं पहुंचती और आपको एक किताब चाहिए जो आपकी हाइट से ऊपर रखी है, या आपको सीलिंग साफ करनी है, दिवाली की सफाई, तो आपको पता है कि यार पंखे तक पहुंच नहीं सकते हो, सीढ़ी नहीं है घर में, फिर आप क्या करोगे, एक स्टूल या जो भी एक प्लेटफॉर्म है वो ढूंढ करके लाओगे कहीं से, या कुर्सी ले आओगे एक, और उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे, वो भी काम नहीं करेगा, एक और छोटा वो लगाओगे इस पे, जिसको बिल्कुल पटरा बोलते हैं, वो रखोगे उसके ऊपर, देन आप चढ़ोगे। ठीक है ना, तो कि 2 स्टूल को जोड़ा आपने और फिर आप चढ़े। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो ये मीन्स एंड एनालिसिस है कि जो प्रॉब्लम सामने आ गई उसमें आप देखोगे कि आपके पास क्या मौजूद है, एट प्रेजेंट आप क्या कर सकते हो। अब बच्चे को पहुंचना है इस किताब तक और हाइट उसकी है नहीं कि वो किताब तक डायरेक्ट पहुंच जाए, तो आप क्या करेंगे, पैर ऊपर करेंगे तब ट्राई करेंगे, या फिर आप जाएंगे एक, जैसे ये बच्चा जो है आपका, ये एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ गया, एक स्टूल लेके आया और इस स्टूल का यूज करेगा, पहुंच जाएगा किताब तक। तो मीन्स एंड एनालिसिस, साधन क्या है उसके पास ये देख रहा है, वो प्रॉब्लम है किताब तक पहुंचना, साधन क्या है ये स्टूल रखा, पहुंचा किताब तक, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आई गेट द बुक, खत्म बात। मीन्स एंड एनालिसिस यानी साधन जो भी उस एट प्रेजेंट इस्तेमाल में आ सकते हैं आपके पास, उस प्रॉब्लम के हिसाब से एट प्रेजेंट जो आपके हाथ में है उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव तक, गोल तक या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हो। अच्छा इफेक्टिव तरीका माना जाता है। बात सही है या नहीं? तो मीन्स एंड एनालिसिस वहां सही है, एल्गोरिथम लगेगा नहीं क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है प्रॉब्लम, कोई पहले से प्रूवन क्वेश्चन ऐसा सवाल है नहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने बहुत रोजमर्रा के जीवन में आती हैं और बच्चों को आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। मीन्स एंड एनालिसिस हुआ, एल्गोरिथम हुआ, ये सब हेल्पफुल प्रक्रियाएं हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। बात सही है या नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अलग से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैंने बता दिया, पेपर 1 पेपर 2 हर तरह के सवाल। यार कल से ये बॉटल भरवा के रखवाओ, एक तो बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, 2 बार तो ये भरी जा चुकी है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटीज कैरेक्टराइजेज क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, जिसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है। 21वीं शताब्दी का कौशल कहते हैं इसको, 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है। ये हुआ, डिजिटल एजुकेशन हुआ, या डिजिटल लिटरेसी जिसको हम कह रहे हैं, कि बच्चा हर पहलू से किसी चीज को देख पाए। ये नहीं है किसी ने कह दिया, कोई अफवाह उड़ी और मान ली, ऑफिशियली वो प्रमाणित है नहीं है, उसको कहना सही है नहीं है, एथिकल है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस मान लिया। तो इसमें आपने क्रिटिकल थिंकिंग 0 इस्तेमाल की। ऐसे अंधभक्ति की तरफ व्यक्ति जाता है जो उसके दिमाग को बटन ऑफ और लॉजिक विंडो से बाहर। तो क्रिटिकल थिंकिंग ना आप में बचेगी ना आप विद्यार्थियों में बचा पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग फैक्ट को, ओपिनियन को, सही गलत को हर पहलू से देखने की बात करती है।
तो जब हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा समूह समालोचनात्मक चिंतन की विशेषताओं को दर्शाता है? पहला है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग किससे दिमाग पे जोर पड़ेगा। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग में आप दिशाओं में सोच पाएंगे, अलग अलग पहलू पे सोच पाएंगे, क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, सही है, गलत है, एनालाइज करेंगे, हर पहलू से सोचेंगे। एबिलिटी टू क्वेश्चन, हाँ, ये प्रश्न करने की क्षमता, किसी चीज को क्वेश्चन करने की क्षमता, इससे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। एबिलिटी टू सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मचिंतन, चिंतन मनन कर पाए, आप सोच पाए कि जो चीज आप सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, क्यों सही है, उसमें लॉजिक कहां है ना। एबिलिटी टू टेस्ट प्रीवियसली हेल्ड अजम्पशंस, यानी पूर्व मान्यताओं को, जो पहले से अज्यूम किया हुआ है आपने, उसको टेस्ट करना, भाई ये बात सही है या नहीं है। नीट का पेपर किसी के हाथ में आया होगा और वो चला जाएगा उसको अटेम्प्ट करने, या उसने वो सही मान लिया, तो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं की, वहां तो प्योर बायस्डनेस है ना। जिससे जहां से वो भी, जो भी कोचिंग या जहां से भी वो शुरू हुई पूरी कहानी, तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग जीरो है कि आपको हर पहलू में सोच पाए। क्यों सोचें भाई, अपना भला सोचते हैं लोग। ठीक। एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, ये कन्वर्जेंटली सोचना जो है, जिसमें मैंने कहा अपना भला सोचना, मतलब आप लिमिटेड सोच रहे हैं। अभिसारी चिंतन में आप 4 ऑप्शन से एक पॉइंट पे जाते हैं, जबकि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग लग सकती है कि एक पॉइंट से आप 4 तरफ सोच पाए। तो अभिसारी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रभावित नहीं करती, आप मतलब हेल्प नहीं करती। एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली नहीं, डाइवर्जेंटली होना था यहां पे। तो ये तीनों तो सही हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 63% लोग, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। चलिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। इसमें ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है फर्दर डिस्कशन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज करेक्ट? आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है, वाइल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स इन अनफोल्डिंग ऑफ द चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, द एंटायरिटी ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज सोनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी हालांकि आनुवांशिकता बच्चे के विशिष्ट लक्षणों के विकास में योगदान देती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं हेरिडिटी से, बट ये कह रहे हैं कि लेकिन बच्चे का संपूर्ण विकास केवल वातावरण से तय होता है। फालतू बात, सिर्फ वातावरण, सिर्फ हेरिडिटी पॉसिबल ही नहीं है, डेवलपमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। बात सही है, किसी एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी एरिया में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी में हेरिडिटी। ये कह रहे हैं सिर्फ एनवायरमेंट से डेवलपमेंट हो जाएगा, तो हेरिडिटी का रूल तो इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया, जो कि गलत है। While heredity provides the genetic blueprint for an individual's development, the expression of those genes can be influenced by environmental factors. हालांकि आनुवांशिकता किसी व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुगत खाका प्रदान करती है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट देती है, जो मैचुरेशन में भी होता है कि हेरिडिटी से प्रभावित है ना। तो हेरिडिटी आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट देगी कि भाई ये समस्याएं हैं, ये बीमारियां होंगी, ये क्षमताएं होंगी, है ना। स्पोर्ट्स पर्सन का बच्चा है तो एक हेरिडेटरी एज लेके वो सामने जाएगा कि उसको जेनेटिक मेकअप अच्छा मिलेगा, अगर दोनों माता पिता एथलीट्स हैं मान लीजिए, फॉर दैट मैटर। ठीक। लेकिन द एक्सप्रेशन ऑफ दोज जीन्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये जो जीन्स है, ये जो जेनेटिक कोडिंग है, ये एक्सप्रेस कैसे होंगे, अनफोल्ड कैसे होंगे, एनवायरमेंट पे भी निर्भर करेगा। आप किसी भी एथलीट को उठा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सब देखते हैं इंटरनेट पे, उनका कोई भी एक बच्चा, मतलब जो भी करंट बच्चे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि हेरिडेटरी क्षमता अच्छी होगी, स्पोर्ट्स पर्सन है, फिट दिखती हैं वो भी, उनकी वाइफ भी, तो ये दोनों हम मानेंगे कि जेनेटिक मेकअप जो है स्पोर्ट्स की एप्टीट्यूड के साथ बच्चे में वो क्षमता होगी। और अगर इस तरह के पेरेंट्स का बच्चा कोई इकोनॉमिकली वीकर, सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में चला जाए, अडॉप्ट कर लिया या वॉट एवर, किसी भी सिचुएशन में, नाम हटा दो, ऐसे ही इन जनरल मान लो कि एथलेटिक लोग हैं, बच्चा किसी ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहां खाने की भी ठीक ठाक स्थिति नहीं है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, यानी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो अब हेरिडेटरी क्षमता तो थी, जेनेटिक ब्लूप्रिंट तो बहुत अच्छा मिला था कि अगर एनवायरमेंट अच्छा मिलता तो बढ़िया एथलीट बनता या बहुत बढ़िया कुछ कर सकता था, लेकिन एनवायरमेंट में खाना भी ठीक से नहीं मिला तो बॉडी ठीक से डेवलप भी नहीं हो पाएगी। तो ब्लूप्रिंट तो देती है हेरिडिटी, लेकिन ये एक्सप्रेस कैसे होगा, इसमें एनवायरमेंट का भी रोल है। कई सारी चीजें एनवायरमेंट में निकलकर, अगर अच्छा एनवायरमेंट है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपकी डिस्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं, यानी हेरिडेटरी है एक डिस्पोजिशन के, आपके घर में कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है वो चले आ रही है, और आप ध्यान रखते हैं बहुत हेल्दी, आपको पता है पहले से कि डायबिटिक होने का खतरा है, तो आप शुरुआत से अपना जीवन उसी तरह से जीते हैं, और बेस्ट ऑफ जो भी एनवायरमेंट में हो सकता है, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंस हो, चाहे वो
पोषण हो, आपका न्यूट्रिशन हो, वो करते हैं, तो हो सकता है वो चीज बहुत हद तक डिले हो जाए या हो ही ना आपको। तो एक्सप्रेशन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे होगा, बेशक जेनेटिक कोडिंग में चीजें हो, एक्सप्रेशन जो है जीन्स का वो एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होगा, पूरी तरह से एलिमिनेट होना नहीं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये कहना एकदम बकवास बात होगी। 50-50% दोनों की भूमिका होती है, गणित नहीं है, प्रोडक्ट है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एडिटिव नहीं होते, सब्ट्रैक्टिव नहीं होते, और ना ही ये डिविजिबल होते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। इसको ऐसे समझिएगा, 50-50% कोई नहीं कह सकता। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी का महत्व ज्यादा होगा, किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट का महत्व ज्यादा होगा। दोनों की बराबर भूमिका है, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। बराबर का मतलब परसेंटेज में नहीं है, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी, किसी में एनवायरमेंट, किसी में कुछ कम परसेंटेज। जैसे आंखों का रंग टोटली हेरिडिटी से निर्धारित है, लेकिन विजन, अच्छा न्यूट्रिशन, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आप बचपन से बस कार्टून पे बैठे रहते थे, है ना। एनवायरमेंट कैसा मिला उस पर डिपेंड करेगा। तो डेवलपमेंट में हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट नहीं होता कि 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट, नहीं होता। ये एडिटिव नहीं होते, यानी योगात्मक नहीं होते हेरिडिटी और एनवायरमेंट। ये डिविजिबल नहीं होते, यानी इनको भाग भी नहीं कर सकते, ये आता है सवाल। और ये क्या नहीं होते, सब्ट्रैक्टिव भी नहीं है कि हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट या एनवायरमेंट माइनस हेरिडिटी बराबर डेवलपमेंट, नहीं। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है विकास जो है, ठीक है। इसमें परसेंटेज आप तय नहीं कर सकते किसमें कितना होगा। डिस्पोजिशंस, जो लास्ट ऑप्शन है, डिस्पोजिशंस आर लिंक्ड विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स बट एक्चुअल डेवलपमेंट अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यानी स्वभाव वातावरणीय कारकों से जुड़े होते हैं, लेकिन वास्तविक विकास आनुवंशिकता के आधार पर होता है। देखिए यही इन्होंने गलत कह दिया, ये जो डिस्पोजिशन है ये आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, यानी ये जो स्वभाव है वातावरणीय कारकों से नहीं, डिस्पोजिशंस में काफी रोल है हेरिडिटी का, ठीक है ना। काफी रोल है हेरिडिटी का कि आपको किस बीमारी के प्रति या क्या क्षमताएं आप में होंगी, वो हेरिडिटी डिस्पोजिशन तय करती है कि आपका एक स्टेट क्या होगा। एनवायरमेंट नहीं तय करेगा इसको, एनवायरमेंट प्रभावित करेगा। तो बेटर ऑप्शन यहां पे हमारे पास एक ही था, वो था क्या, हेरिडिटी प्रोवाइड्स अ जेनेटिक ब्लूप्रिंट। एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट देती है, हेरिडिटी डिसाइड करती है हाउ फार यू विल गो, बट एनवायरमेंट कैन डिसाइड करेगा कि एनवायरमेंट मिलेगा कैसे। इस पे और चर्चा आगे आने वाले सेशंस में करेंगे, सारा कुछ एक ही दिन में पढ़ लोगे तो दिमाग घूम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अर्पिता एंड अनु गिव देयर बुक्स टू ईच अदर सिंस बोथ कंसिडर इट एन इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी आर अर्पिता एंड अनु। अर्पिता एंड अनु दो दोस्त हैं, दोनों अपनी किताबें एक दूसरे को देते हैं और कहते हैं कि एहसानों का एक समान आदान प्रदान है, ये इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब वो थोड़ा एक अलग लेवल की मॉरलिटी पे चला जाता है, बट आपको ये एग्जांपल समझ में जल्दी से आता है कि भाई तुम मुझे लंच खिलाओगी तो मैं तुम्हारे लिए कल चॉकलेट लेके आऊंगी, या तुम मुझे होमवर्क के लिए अपनी कॉपी दे दो ये वाले सब्जेक्ट की, मैं तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी दे देती हूँ जिसमें मेरा काम पूरा है। ये इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स है कि भाई उसने मेरे लिए कुछ किया, मैंने उसके लिए कुछ कर दिया, बराबर की बात हो गई, खत्म। तो ये सही और ये सही है क्योंकि इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। प्री कन्वेंशनल लेवल है फोर्थ ऑप्शन, जिसको हम कहेंगे पूर्व पारंपरिक स्तर का सेकंड स्टेज, जिसको पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दूसरा है आपका टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज के यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, इस पे एक सवाल ये आ जाता है, तो टीचर आके पूछती है भाई क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, कि मैम इसने कल मेरा खाना खाया था, आज ही अपनी पेंसिल नहीं दे रहा, मैंने तो इसको रबड़ दी थी कल। ऐसा होता है अक्सर बच्चों में। तो वो मॉरलिटी के किस स्तर पे है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कि मैं घर का सामान तब लेने जाऊंगा या जाऊंगी जब मुझे भी एक चॉकलेट खाने को मिलेगी या 5 रुपए मिलेंगे, मुझे क्या मिलेगा इस काम में। तो वो टिट फॉर टैट मॉरलिटी है ना। हेट्रोनॉमस, अच्छा ये वाला जो सवाल है ये 2 मार्च के पेपर 2 में आया हुआ है, और ऑफिशियल आंसर की में पता नहीं क्या सोच के उन लोगों ने हेट्रोनॉमस लेवल इसको मान लिया है, जिसकी जो ठीक नहीं है ना। तो ऐसा होता है कई बार, वो करेक्शन नहीं हुआ है या किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा या वॉटेवर, मार्च तक आते आते हम लोगों का भी ध्यान नहीं था। तो हेट्रोनॉमस मॉरलिटी और ऑटोनॉमस मॉरलिटी पियाजे की थियरी है, जिसपे बेस्ड है ये पूरी थियरी, तो उसका कुछ बनता नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसके लिए इनफ एविडेंसेस हैं अगर चैलेंज भी करना हो तो। फोर्थ के साथ ही यहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर हम कोहलबर्ग की, और हेट्रोनॉमस में ये होता है कि दूसरे के अधीन होता है बच्चा, रूल्स फिक्स्ड होते हैं, है ना। ऑटोनॉमस में आप खुद तय करते हैं, लेकिन वो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है, जनरली सीटेट में उतना पूछा नहीं जाता। ये कोहलबर्ग के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने यहाँ कोहलबर्ग लिखा हुआ है, पियाजे लिखा होता है तो हम कह देते, तो प्री कन्वेंशनल ही बनता है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है।
ये देखिएगा कोलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, हर एक स्टेज पे 2 स्टेजेस होती हैं। पूर्व पारंपरिक यानी प्री कन्वेंशनल, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन था, टिट फॉर टैट जो सेकंड स्टेज है, जैसे को तैसा, जिसपे हमने बात की है। इसको एक वैसी इमेज से समझते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएं। कन्वेंशनल यानी समाज के हिसाब से सही और गलत तय होता है, गुड बॉय नाइस गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, फिर 5th और 6th स्टेज है, आगे आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा थोड़ा उतना ही आज स्टार्टर्स के लिए उतना ही रखेंगे जितने आप डर ना जाएं कि यार पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो सिलेबस करके बैठे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ताजा ताजा पढ़ना शुरू किया है तो सब कुछ एक साथ ना आए, धीमे 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 अनफोल्ड करेंगे। देखिएगा एक बार, यहाँ पे लेवल 1 जिसको हम प्री कन्वेंशनल या पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं, मॉरलिटी कॉन्सिक्वेंसेस पे और पर्सनली मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बच्चा आज्ञा का पालन इसलिए करेगा क्योंकि डांट पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी, तो जिस चीज से डांट पड़ रही है या पनिशमेंट मिल रही है वो गलत है, इसलिए आज्ञा पालन करता है वो, पहली स्टेज में। दूसरा स्टेज इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, कि भाई मैं तुझे ये साइंस की बुक दे रही हूँ अपनी, तू मुझे इंग्लिश की दे दे, तो ये क्या है, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक सही और गलत एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं है, इसी के बेसिस पे चल रहा है। लेवल 2 क्या है, कन्वेंशनल, सोसाइटी के हिसाब से सही और गलत तय होगा। स्टेज 3 है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित महसूस करेंगे यदि तुम फर्स्ट आओगे, गुड बॉय मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा अच्छा बेटा बेटी, वॉट एवर, ये सब यही है थर्ड लेवल पे, क्योंकि बच्चे को तारीफ सुननी है, प्रेज के लिए वो काम करता है। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कि आप नियमों को मानते हैं, समाज में ऑर्डर बना रहे हैं, उसके लिए ये 4th स्टेज है। लेवल 2 है कन्वेंशनल। फिर आपका थर्ड लेवल है, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, के समाज में नियम बने रहें और नियमों को बदला भी जा सकता है यदि जरूरत पड़े, अगर वो बहुत लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं तो आंदोलन करके या वॉट बदला जा सकता है नियमों को, अगर वो फेवर में नहीं है तो। स्टेज 6 है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यहां आप पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे यदि आपके जस्टिस या एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो जैसे मतलब ये ह्यूमैनिटी के लेवल पे देखने वाली बात है, और यहाँ आपको भीड़ की जरूरत नहीं है, एक इंडिविजुअल भी अगेंस्ट द सिस्टम खड़ा हो सकता है। इस पे और डिटेल में चर्चा नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, बट ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको कोलबर्ग की थियरी का दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गिवन बिलो, ये असर्शन रीजन वाला सवाल है, अच्छा सवाल है, क्यूट सा सवाल है। देखो अब आप कहोगे क्यूट कैसे होता है सवाल, अभी बताएंगे। असर्शन क्या है यानी कथन क्या है, व्हेन अनेबल टू मेक मीनिंग efficient readers slow down and reread the text clarifying confusion before continuing further, यानी जब when unable to make meaning, यानी आपको पढ़ के कोई चीज समझ नहीं आई, तो जो एफिशिएंट रीडर होगा, जो प्रभावशाली या कुशल पाठक होगा, वो क्या करेगा, दोबारा से पढ़ेगा, थोड़ी स्पीड कम करेगा, दोबारा से उसको क्लैरिफाई करने के लिए, कंफ्यूजन को आगे बढ़ने से पहले वो फिर से रीड करेगा कि यार ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं, या वीडियो पीछे करके देखते हैं, समझ नहीं आया, या मेरे को क्वेश्चन मैंने पढ़ा मान लो और कंफ्यूजन हुई कुछ, तो मैं दोबारा पढ़ूंगी उसको क्लैरिफाई करने के लिए। ये कुशल पाठक के गुण हैं कि आप रीड कर रहे हो या फिर से समझना चाह रहे हो तो वो फिर से पढ़ते हो, आप वापस जाके स्पीड स्लो डाउन करते हो, थोड़ा धीमे धीमे एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हो। बात तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं। रीजन क्या है इसका, मेटाकॉग्निशन हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी अधिसंज्ञान या परासंज्ञान अर्थ बनाने की प्रोसेस में बाधा बनता है, ये एकदम गलत बात है। यहां पे आपने मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज किया, आपने रीड किया, रिफ्लेक्ट किया, फिर से देखा कि कहां पे सुधार किया जा सकता है, आपको क्या समझ आया, कहना क्या चाह रहा है रीडर, जो आपका टेक्स्ट राइटर है। ये मेटाकॉग्निशन प्रयोग हो रहा था इसमें, इन्होंने कहा मेटाकॉग्निशन हेल्प नहीं करता, बाधा बनता है मीनिंग मेकिंग में, अर्थ निर्माण में, ये जो एकदम बिल्कुल गलत बात है। मेटाकॉग्निशन हेल्प करता है क्योंकि वो संज्ञान के भी परे जाना है, बियॉन्ड कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रीजनिंग अबाउट रीजनिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ठीक है। तो मेटाकॉग्निशन बाधा नहीं बन सकता इन एनी केस। तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 69%, बहुत फास्ट बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। ए सही है लेकिन आर गलत है। भाई ये तो अच्छी बात है, इसमें मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल किया बच्चे ने, मेटाकॉग्निशन को समझते हैं, इसमें ये कुछ स्टेप्स हैं। 1 मिनट में पानी पीऊंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जब मेटाकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो परासंज्ञान बोलते हैं हिंदी में। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, यानी परा या परे कह सकते हो आप हिंदी में। कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पे भी सोच पाना, बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। कॉग्निशन यानी संज्ञान, जिसमें सारी दिमाग की प्रक्रियाएं जुड़ी होती हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स
होते हैं मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे प्लान, व्हाट डू आई नीड टू डू, कि आपको पेपर क्लियर करना है, अब आप सोचते हैं कि यार किया क्या जा सकता है, पिछली बार फेल हुआ या नहीं क्लियर हो पाया या नंबर कम आ रहे हैं या इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है, प्लान क्या बनाया जाए, जरूरत क्या है, पेपर क्लियर करना है तो क्या करने की जरूरत है, इस चीज को आप प्लान करते हैं। बात ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई थिंकिंग, कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, गड़बड़ कहां हुई थी, आप प्लान कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं अपनी ही चिंतन, प्लान क्या होना चाहिए या पेपर कैसे क्लियर करेंगे इस पे सोच रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सब सोचेंगे। फिर मॉनिटर करेंगे, हाउ एम आई डूइंग। अच्छा, आपके लिए सही समय कौन सा है पढ़ने के लिए, आप दिन में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं कि दोपहर में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, या पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ आप ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। तो आप ये सब कुछ सोच के एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग, मॉनिटरिंग, यानी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हाउ एम आई डूइंग। आप हफ्ते में एक टेस्ट लगाते हैं कि यार एक टेस्ट लगाऊंगा। फिर आप इवेल्युएट करते हैं कि क्या मेरे गोल तक मैं पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, जितना सोचा था इस हफ्ते पढ़ने का पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया। ठीक, फिर एडजस्ट करते हैं, आप प्लान में जहां जरूरत है उसको चेंज करते हैं कि बेटर क्या किया जा सकता है। इस एडजस्टमेंट को रिफ्लेक्शन कह सकते हो। तो इसमें आप प्लानिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, अपना प्लान मॉनिटर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां जरूरत होती है इवेल्युएट करते हैं, फिर से अपने प्लान को ठीक करते हैं कि भाई ये गलती पिछली बार भी हुई थी, इसको ऐसे नहीं करना है ना। आप अपने आप से जब बातें करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही थिंकिंग प्रोसेस पे और थॉट दे पा रहे हैं, तो प्लान कर पा रहे हैं, रिव्यू कर पा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, चिंतन मनन कर पा रहे हैं, इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहता है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्राइब वेज इन विच अ स्कूल शुड बी इंक्लूसिव। यानी इंक्लूसिव मतलब हर तरह का बच्चा सीख सके, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, टैलेंटेड बच्चा हो, एवरेज आईक्यू वाला बच्चा हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफिकल्टी, डिसलेक्सिया वगैरह वाला बच्चा हो, किसी हर बच्चे को आप इंक्लूड कर सकें, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। हर बच्चा समाहित हो सके, एजुकेशन फॉर ऑल। तो पूछा जा रहा है कौन से वेज में आप प्रमोट कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम एज रिक्वायर्ड, पाठ्यचर्या में जहां जरूरत हो परिवर्तन कीजिए ताकि हर बच्चे को समझ में आ पाए, हर बच्चे की नीड के हिसाब से हो, सही बात है। एक्टिविटीज इस तरह की हो कि हर बच्चा इंक्लूड हो पाए। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू टोटली अडेप्ट टू द स्टूडेंट्स कल्चर, स्कूल्स कल्चर, ये गलत है। बच्चे को नहीं, सिस्टम को चेंज करते हैं जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो इस स्कूल के कल्चर के हिसाब से हर बच्चा चेंज हो जाए, बच्चे को चेंज नहीं करना है, सिस्टम को चेंज करना है। तो ये अपेक्षा रखना कि स्कूल की संस्कृति के हिसाब से सारे बच्चे चेंज हो जाएं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ है ये बात। फोस्टरिंग एन ईथॉस ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट, यानी स्कूल में ऐसा माहौल हो जहां केयर एंड रिस्पेक्ट, सब एक दूसरे की केयर करें, सम्मान करें, इस तरह का माहौल बन पाए। एक बच्चा जो व्हीलचेयर से आता है उससे भी प्यार से बात करते हैं सारे बच्चे, एक एटीट्यूड में परिवर्तन है। एक बच्चा जो मैथ्स में अच्छा करता है वो दूसरे की हेल्प भी कर रहा है, तो एक केयर और रिस्पेक्ट का माहौल हो कि जो डिफरेंसेस हैं हमारे वो बाधा ना बने। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चे मिल करके एक दूसरे के साथ कोलैब करके, सहयोग करके सीख पाए, ये भी सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड इसमें नेगेटिव है कि बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो आप बदलने के लिए, सिस्टम को बदलना है इंक्लूसिव एजुकेशन में, बच्चे को नहीं। फर्स्ट ऑप्शन 54% लोग, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। हाँ, सेकंड जहां पे है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी जगह सेकंड है तो ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। अगर आप बाकी के तीनों भी चेक ना कर पाए तो आपको पता है सेकंड गलत है, तो गलत जो है उसको बस एलिमिनेट कर दो, जहां जहां सेकंड है तीनों में सेकंड है तो एक ही ऑप्शन बचेगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट, सामाजिकरण के बारे में कौन सा एक कथन है जो सही है। सामाजिकरण क्या है, एक प्रक्रिया है समाज में रहने की, समाज के मूल्यों को सीखने की, समाज में जो उचित अनुचित व्यवहार हैं उनको जानने की, है ना। तो द प्रोसेस बाय विच यू एक्वायर सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, सही गलत, एक्सपेक्टेड नॉन एक्सपेक्टेड व्यवहार क्या है, कहाँ क्या पहनना है, कहाँ कैसे बोलना है, ये सब आप समाज में रहने के तौर तरीके बेसिकली सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं। तो पूछा क्या है कि कौन सी बात सही है सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में। अलग अलग समाज हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग इवन राज्यों में आपको अलग अलग तरह का कल्चर मिल जाएगा, अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें सही और गलत मानी जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन कल्टिवेट्स शेयर्ड सोर्सेज ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू, यानी सामाजिकरण जो है वो कल्टिवेट करता है शेयर्ड सोर्सेज ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू, यानी मीनिंग एंड वैल्यू, यानी सामाजिकरण अर्थ और मूल्य के आधार पर साझा स्रोतों का निर्माण करता है कि भाई एक मीनिंग क्रिएट होगा और वैल्यू क्रिएट होगी शेयर्ड। कैसे? क्योंकि दो लोग हैं जो सेम वैल्यूज में विश्वास रखते हैं, सेम तरह से सोशलाइज हुए हैं, ये भी इस भगवान में मानता है या मानती है
और ये भी सही और गलत या सच बोलने में विश्वास रखता है या रखती है, तो दोनों दोस्त हैं, है ना, उनके यहाँ सेम त्योहार मनाए जाते हैं, या फिर वो जिस तरह से सोचता है, हो सकता है त्योहार नहीं भी मनाए जाते हो तब भी दोस्त हो सकते हैं, डिफरेंसेस का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बट शेयर्ड अगर हैं चीजें तो मीनिंग और वैल्यू में काम आती हैं, कल्टीवेट करता है सोशलाइजेशन। अगर आप समाजीकरण, समाज के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड को कल्टीवेट करेगा। बात तो सही है। सोशलाइजेशन इज कल्चर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्टेक्स्ट न्यूट्रल, ये नहीं कह सकते हम। समाजीकरण कल्चर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में जो चीजें हो रही हैं उसी को सीखने का तो तरीका है, तो इस सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिस संस्कृति में आप बड़े हो रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, वहीं के नॉर्म्स को आप एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन हैपन्स ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। नहीं भाई, ये प्रोसेस चलता है, प्रोसेस कोई भी हो वो चलता रहता है, वो आपका चाइल्डहुड क्या अडल्टहुड में भी चलेगा। नॉर्म्स एंड बिलीफ्स कैन नॉट बी एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये कहना गलत होगा। हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा बिलीफ्स और नॉर्म्स को ही तो सीखते हैं। कि हम कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, तो हमारे पूरे कल्चर में, समाज में, भारत में ये चीज सही मानी जाती है कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करो, या माँ बाप के साथ रहना हमारे यहाँ एकदम नॉर्मल बात है, आम बात है, या जरूरी बात है, ये कह लो कई जगहों पे, है ना, कि अगर कोई सेपरेट रहना चाहे, क्योंकि बच्चा हमारे यहाँ 70 साल का भी बच्चा ही रहता है अगर उसके माता पिता जीवित हैं तो। बाहर कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में ये कल्चर नहीं है, उनके यहाँ 18 साल के हुए जाओ अपना खुद से देखो, है ना, या फिर बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करनी है, ये वाला कल्चर वहां नहीं है। तो ये जो नॉर्म्स और बिलीफ्स हैं या शेयर्ड मीनिंग एंड वैल्यू क्रिएट होता है जिस समाज में आप रह रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हम नहीं कह सकते कि सबके लिए सेम चीज यहां लागू होगी, ये कल्चर फ्री है। जिस कल्चर में आप रह रहे हैं उसी के हिसाब से आपका समाजीकरण, जनरली आप उसी प्रोसेस से गुजरते हैं। तो सोशलाइजेशन कल्टीवेट्स शेयर्ड सोर्सेज ऑफ मीनिंग, यानी सोर्सेज ऑफ मीनिंग क्या है कि मेरे लिए अर्थ कहां से निकलेगा जीवन में, है ना, कि मुझे ये चीज सही लगती है या गलत लगती है, और वैल्यूज वो उसमें अपने आप सही गलत आ ही जाएगा। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया साझा करती है, इसके अंदर आप कैसे, आपको सोशलाइज किया गया है बड़े होते हुए, कौन सी कहानियां आपने बागवान दिखाई है सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को, तो आपको सोशलाइज किया गया एक तरह से कि माँ बाप का ध्यान रखना है भाई, सिंपल बात है। तो जरूरी नहीं है कि किसी और कल्चर में कोई रह रहा है तो वो भी सेम मूवीज, सेम अखबार, सेम बातें, सेम कहानियां सुन करके बड़ा हो रहा हो, है ना। यहाँ तो हम श्रवण कुमार की कहानियां सुन के बड़े हो रहे हैं, तो वो शेयर्ड मीनिंग और वैल्यू रहेगी, आप भी कहेंगे हाँ सही बोल रहे हो बिल्कुल, ठीक है ना। तो शेयर्ड मीनिंग और वैल्यू रहता है सामाजिकरण की प्रक्रिया में, क्योंकि वो आप कॉमन जिस भी समाज में है वो कॉमनैलिटी रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से आप जवाब देंगे। यार ये माइक इतना शोर मचाता है। रोल ऑफ अ टीचर इन रेसिप्रोकल टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पारस्परिक शिक्षण जिसको वाइगोस्की जिसकी बात करते हैं कि सिर्फ टीचर ही बच्चे से नहीं, बच्चा भी टीचर से सीखता है, मतलब उल्टा भी कह सकते हो आप इसको कि सिर्फ बच्चे ही टीचर से नहीं सीखते, टीचर भी बच्चों से सीखता है, यानी परस्पर एक दूसरे को सिखाते और सीखते हैं स्टूडेंट्स, इसी को रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स भी शामिल होते हैं कि, लेकिन बच्चे को यहाँ पे हम सेंटर में रखते हैं कि बच्चा मीनिंग मेकिंग करेगा, टीचर गाइड करेगा, ठीक है। is characterized by a shift from being a support and guide towards gradual release of responsibility to the students, यानी एक मार्गदर्शक और शिक्षक की जो भूमिका है एक मार्गदर्शक की है और समर्थन प्रदान करने वाले व्यक्ति की है। धीरे धीरे ये इससे भी जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना, यानी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, धीरे धीरे उस तरफ चली जाएगी। बात तो सही है। बीइंग अ मियर रेसिपिएंट ऑफ द सजेशंस गिवन बाय स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सुझावों का एकमात्र रेसिपिएंट होना या रिसीवर होना, कि बस जो बच्चे सुझाव दे रहे हैं वो आप रिसीव कर रहे हैं, नहीं, आप गाइड होते हैं, जरूरत पड़ने पे हेल्प भी करते हैं, बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एज अ टीचर। द पोजीशन ऑफ डोमिनेंस एंड सोल अथॉरिटी, ये सोल अथॉरिटी और डोमिनेंस की बात तो वाइगोत्स्की करेंगे ही ना, रेसिप्रोकल टीचिंग में ऐसा होता है। म्यूचुअली टीचर बच्चे दोनों एक्टिव हैं, बच्चों को सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। हिज या टीचर से जरूरत पड़ने पे डाउट्स पूछें, चर्चा करें। हिज और हर पोजीशन ऑफ बीइंग अ पैसिव ऑब्जर्वर थ्रू आउट द प्रोसेस, नहीं भाई, टीचर भी एक्टिव है यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि एक मार्गदर्शक और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी हम बच्चों की तरफ सौंपते हैं कि वही चर्चा करें, आपस में वही कंक्लूजन तक पहुंचे, जरूरत पड़ने पे टीचर की हेल्प लें। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। इसको ऐसे भी देख सकते हो, रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक उदाहरण है। वाइगोत्स्की इसके बारे में बात करते हैं कि आप मान लीजिए साथ में बैठ करके एक डिस्कशन हो रहा है, किताब पढ़ रहे हैं आप, टीचर साथ में है, वो कहती है वी टेक टर्न्स लीडिंग आवर थिंकिंग, कि भाई सब एक एक करके अपने विचार बताएंगे कि ये जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं हम, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो आप प्रिडिक्ट करते हो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। कोई कहानी पढ़ रहे हो तो उसमें प्रिडिक्शन है कि बताओ आगे क्या होने वाला है, तो अलग अलग बच्चे बताएंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव अबाउट द टेक्स्ट,
आप किसी को बीच में कोई सवाल आ रहा है या बाद में सवाल आ रहा है टेक्स्ट के, तो वो पूछेगा, है ना, तो क्वेश्चनिंग हो गया। क्लैरिफाई करेंगे, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है बीच में चैप्टर पढ़ते हुए समझ नहीं आ रहा तो टीचर से हेल्प ले लेंगे क्लैरिफाई करने के लिए कि मैम इसका मतलब यही होता है क्या, है ना। फिर समराइज करेंगे, व्हाट आर दी मेन आइडियाज इन दिस पार्ट, तो हर बच्चों को बोल दिया आपने कि लिख के बताओ, या आपस में बच्चे सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी भी चेक कर ले रहे हैं, पीयर असेसमेंट जैसा भी हो जा रहा है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चे आपस में टीचर सीखते हैं, टीचर बच्चों से सीखता है, परस्पर है ये प्रक्रिया, इसमें दोनों एक्टिव हैं और धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है कि वो एक्टिवली सोल्यूशन निकालें। तो टीचर का रोल जो है गाइड से, स्ट्रेटेजिस्ट से धीरे धीरे शिफ्ट होता है, जहां बच्चे लीड करते हैं डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, एन असेसमेंट अप्रोच एमिंग टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी एक आकलन का तरीका है, जांचने का तरीका है जो बच्चों को सपोर्ट करता है। तो इसकी विशेषता क्या होगी आपको ये देख करके बताना है, फटाफट बताओ फटाफट से। 84% लोग फर्स्ट कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। कंसीडरेशन ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम अलोंग द आउटकम, यानी परिणामों के साथ साथ समस्या को हल करने की विधि को भी ध्यान में रखना। हाँ, तो विद्यार्थी को यहां पे हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जो जिस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है आउटकम पे भी और मेथड पे भी फोकस करना, इस चीज का आकलन किया जाए कि कैसे सॉल्व किया है प्रॉब्लम को। फोकस ऑन इनएक्यूरेसीज ओनली व्हाइल इग्नोरिंग द प्रोसेस एंड एंडेवर्स, नहीं सिर्फ गड़बड़ियों पे ही ध्यान देना, ये कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है असेसमेंट की। एग्जाम्स डन एट द एंड ऑफ द ईयर, सिर्फ अंत में ही पेपर होगा, ये भी गलत है, ड्यूरिंग द ईयर चलना चाहिए। थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, नहीं जी, कई मल्टीपल एक्टिविटीज के द्वारा आकलन किया जा सकता है। इवेल्युएशन एंड मार्किंग बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड क्विज बेस्ड टेस्ट, नहीं भाई, जहां जरूरत पड़े आपको फॉर्मेटिव तरीके, क्रिएटिव तरीके भी अपनाने हैं, सिर्फ स्टैंडर्डाइज तरीके ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन, टीचर मेड टेस्ट की भी कई बार जरूरत पड़ती है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, के परिणामों के साथ साथ समस्या को हल करने की विधि को भी ध्यान में रखा जाए कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, सिर्फ रट के तो नहीं किसी ने जवाब दे दिया है। तो ये अच्छे आकलन के तरीके होंगे। बच्चा जहां एक्टिव है वो आंसर सही है, सिंपल बात ये है, सबसे बेहतरीन तरीके से एक्टिव वो फर्स्ट ऑप्शन में ही था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, यानी इमोशनल रेगुलेशन की इफेक्टिव स्ट्रेटजी या प्रभावी युक्ति कौन सी है कि भावनात्मक नियमन या इमोशंस को मैनेज करना या कंट्रोल करने की इफेक्टिव यानी बेहतरीन स्ट्रेटजी या रणनीति कौन सी है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, चैनलिंग इमोशंस टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव एंडेवर्स, यानी भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना, यानी आप इमोशंस को चैनल कर रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि आपके इमोशंस आपको गाइड कर रहे हैं, एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर रहे हैं आपके लिए, एंड क्रिएटिव एंडेवर्स, कि आपको बहुत दर्द है तो आप एक गाना लिख रहे हैं, बहुत सुंदर शायरी लिख रहे हैं, तो आपने बजाय कि आप फोन पे लगे हुए हैं या आप 100 बार किसी को कॉल कर रहे हैं, फोन आपका कोई उठा नहीं रहा और वो दूसरे को परेशान करना भी हो गया, है ना, कि आपको अब ब्रेकअप हो गया आपका, अब वो जहां से गुजरे वहीं पहुंच जाते हैं आप। तो ये चैनल करना बहुत अच्छे से नहीं है, इमोशनल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पार्ट नहीं है, इमोशनल रेगुलेशन का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। जब आप चैनल करेंगे इमोशंस को, एक रिसोर्स की तरह यूज करेंगे, उनको दिशा दे पाएंगे, कि वो इंतकाम देखेगी वाली मूवी याद आ गई मुझे कि आईएएस बन जाइए लेकिन इंतकाम मत देखिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है वेटिंग अंटिल इमोशंस एस्केलेट टू द पॉइंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कि अब आप इंतजार तब तक करते हैं जब तक भावनाओं पर नियंत्रण खोने तक का इंतजार करते हैं कि एक दिन फटेंगे बस। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं उस पर फोकस ही नहीं है आपका, ना आप जर्नल करके लिख रहे हैं, ना कोई थेरेपी ले रहे हैं। एक साथ एक दिन आएगा जब आप या तो सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, या आप भड़केंगे, या आप कुछ तो आपके हाथ से बात निकल चुकी होगी, आप इमोशंस को पहले मैनेज ही नहीं कर रहे हैं या देख ही नहीं रहे हैं कि कैसा आपको महसूस होता है डेली बेसिस पे। तो वेटिंग अंटिल इमोशंस एस्केलेट टू द पॉइंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कि आपके हाथ से कंट्रोल चला जाए, या आप कोई इस तरह की हरकत कर दें जो इलीगल भी हो सकती है ना, या किसी और को नुकसान पहुंच सकता है, तब तक वेट करना कोई इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, ये बेवकूफी हो जाएगी। रिएक्टिंग इंपल्सिवली टू इमोशनल ट्रिगर्स, कि इमोशनल ट्रिगर्स पे इंपल्सिवली रिएक्ट करना, कि गुस्सा आया थप्पड़ लगा दिया किसी को, इंपल्स थी उस पर एक्ट कर गए, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना, बार बार ये होगा तो दिक्कत होगी। सप्रेसिंग इमोशंस इन ऑर्डर टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स, ये बहुत करते हैं हमारे समाज में, खूब सिखाया जाता है और महिलाओं को तो भरपूर सिखाया जाता है कि सप्रेस करते रहो इमोशंस को, दबाते रहो इमोशंस को, इन ऑर्डर टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स, कि आप दहेज के खिलाफ हैं लेकिन सब लगे हुए हैं कि नहीं नहीं ये तो गिफ्ट है। अब आप क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे अपनी भावनाओं को, क्योंकि आपकी वैल्यू के अनुरूप नहीं जा रही है ये चीज, तो आप दबा रहे हैं ताकि कंफर्म कर सकें सोशल नॉर्म्स में,
कि भाई ये आसपास जो ये 4 लोग हैं या दोस्त हैं तो इनको ठीक लगे या परिवार के हिसाब से चीजें हो जाएं, तो ये आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका नहीं है। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भावनाओं को दबाना, तो इससे आज नहीं तो कल प्रॉब्लम बनेगी, या तो आप दवाइयां खाते हुए मिलेंगे, मतलब जो कि बुरी बात नहीं है, सबके लिए अलग अलग तरीके से, लेकिन इमोशनल कोशिश क्या करनी है, सबसे जो बेहतर इफेक्टिव स्ट्रेटजी है वो ये है कि चैनलिंग इमोशंस टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव एंडेवर्स। भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मकता कुछ क्रिएटिवली यूज करना, अपने इमोशंस को फ्यूल की तरह यूज करना, जिससे आप कुछ क्रिएट कर पाए, चाहे वो करियर हो आपका, चाहे वो आप कुछ लिखते हो, चाहे आप गाते हो, चाहे आप एक्सरसाइज करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हो, तो इमोशनल रेगुलेशन पॉजिटिव तरीके से हो जाएगा, जो बेहतर तरीका है, हेल्दी तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। लर्निंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट और कैटेगरी इज इजियर इफ, आप एक संप्रत्यय को, एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से, आसानी से सीख पाएंगे यदि प्रीवियस नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्टिवेटेड। उल्टा है, अगर प्रीवियस नॉलेज एक्टिवेटेड होगी, जो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा यदि प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ दिया जाए। फिर है कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेड इन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स वेज, अमूर्त तरीकों से या जटिल तरीकों से कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना। सिंपल तरीके से आपको लॉजिकल या कॉन्क्रीट तरीकों से कॉन्सेप्ट को समझाना है। जैसे आप शुरुआत में बचपन में जब जोड़ घटाना भी सीखते थे तो कि 5 में से 3 गए तो 3 को ऐसे काट देते थे, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं था आपके लिए, ये कॉन्क्रीट था, मूर्त था कि हाँ ये 2 समझ में आ रहे हैं, डायरेक्ट 5-3 करने की बजाय। तो कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल वेज में और कॉन्क्रीट तरीकों से, अमूर्त नहीं मूर्त तरीकों से शुरुआत में। फैमिलियर एग्जांपल्स आर प्रोवाइडेड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, ये बात एकदम सही है कि ऐसे एग्जांपल्स या उदाहरण आपको दिए जाएं शुरुआत करते समय किसी कॉन्सेप्ट की, जिनसे आप परिचित हैं, जो उदाहरण आपने सुने हैं। कि भाई कभी ना कभी आप अपने जीवन में आपने या तो देखा होगा या किया ही होगा कि स्टूल या कुर्सी रख के आप किसी चीज को उतारने के लिए आपने प्रयोग किया होगा, तो ये एग्जाम्पल क्या है, परिचित है। जब हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मीन्स एंड एनालिसिस का, तो ये सिंपल हो गया, दूसरा परिचित एग्जाम्पल हो गया आपके लिए। मैं कोशिश वैसे ही करती हूँ सारे एग्जाम्पल्स जो आपके जीवन से जुड़ सकें वो दिए जाएं। लॉट्स ऑफ एडवांस्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन टू क्रिएट कॉग्निटिव लोड, अगर बहुत ज्यादा एडवांस्ड इंफॉर्मेशन या किताबी भाषा में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी तो इससे कॉग्निटिव लोड बढ़ जाएगा, दिमाग पे इतना लोड बढ़ जाएगा इंफॉर्मेशन का कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप एक, जैसे अभी मैंने बीच में बोल भी रही थी कि धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले ही सेशन में नहीं। उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तो आपने उतना सीखा भी नहीं, धीरे धीरे कनेक्ट करोगे तो बेहतर है। सब कुछ एक दिन में, सारा खाना एक ही साथ थोड़ी खाना होता है, या सारी एक्सरसाइज एक ही दिन में थोड़ी कर लोगे। तो थर्ड ऑप्शन के फैमिलियर एग्जाम्पल दो, उससे जो है बेहतर हो पाएगी लर्निंग। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिंबॉलिक थॉट, सिमियोटिक फंक्शन भी बोलते हैं इसको। सिंबॉलिक थॉट 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। जैसे आप ABCD भी सीख रहे हैं, ये भी सिंबॉलिक थॉट का ही पार्ट है, ये भाषा भी सिंबॉलिक ही है। शुरुआत 2 से 7 वर्ष में हो जाती है, एक अच्छी चीज है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग रोल क्या है सिंबॉलिक थॉट का? पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक थॉट डेवलप्स आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंप्लीट। नहीं भाई, फाइनल स्टेज तो फॉर्मल ऑपरेशनल है, ये तो डेवलप हो जाता है सेकंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल में, तो ये तो गलत हो गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है ये, पूरे पूर्ण होने के बाद थोड़ी, वो तो 11+ साल में है। सांकेतिक चिंतन केवल उन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है जिनकी भाषा विकसित होने में विलंब होता है। ऐसा नहीं है कि सिंबॉलिक थॉट इंपैक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली इन चिल्ड्रन विद लैंग्वेज डिलेज, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सिंबॉलिक थॉट डेवलप होता है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप सिंबल्स के थ्रू सीखना शुरू करते हैं। सिंबॉलिक थॉट कॉजेज मेंटल कंफ्यूजन एंड हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करता है सिंबॉलिक थॉट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपके दिमाग के विकास को, आपके संज्ञान के विकास को रोकता है, जबकि उल्टा है, इट हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि रोकता है। फोर्थ ऑप्शन है, यही बचा और तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। सिंबॉलिक थॉट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय अलाउइंग फॉर मेंटल प्रोसेसेस लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंबॉलिक थॉट जो है सुविधा प्रदान करता है, संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करता है, बाय अलाउइंग फॉर मेंटल प्रोसेसेस, कुछ मानसिक प्रक्रियाओं को अलाउ करता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई जब आप सिंबल्स के थ्रू सीखते हैं, जोड़ना घटाना, कोई भी प्रॉब्लम आप सीख रहे हैं तो वो, या आपको भाषा आती है, भाषा के माध्यम से आप कोई सॉल्यूशन पढ़ ले रहे हैं, एक मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपने एक गाइड रखी हुई है, जब यूट्यूब वगैरह नहीं था ऐसे ही लोग हेल्प लेते थे, या टीचर तुरंत नहीं है, या ट्यूशन नहीं है आसपास, है ना, तो आप गाइड से देखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो सिंबॉलिक थॉट की वजह से, क्योंकि आपने भाषा सीखी हुई है जो सिंबॉलिक थॉट का एक उदाहरण है।
उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि आपको भाषा आती है या सिंबल्स समझना आता है। आप किसी देश में हैं और नई जगह पे हैं, आप सिंबॉलिक थॉट ये तो है कि मैप के हिसाब से देखते हुए आप कहीं पहुंच जाते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है और आपकी समझ में भी दिमाग की। तो फोर्थ ऑप्शन इज दी ओनली आंसर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग विद डिस्ग्रेफिया। डिस्ग्रेफिया वाले बच्चे के आपको लक्षण पहचानने, बहुत तेजी से बताओगे, आप जवाब दोगे जल्दी, है ना, आज थोड़े हम लेट भी हो गए। चलो फटाफट बताओ डिस्ग्रेफिया वाले बच्चे के लक्षण। थर्ड ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए डिस्ग्रेफिया ग्राफ्स के मतलब ये राइटिंग, तो राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी डिस्ग्रेफिया वाले बच्चे को। अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस ये सब नहीं है। इंपल्सिवनेस ये सब एडीएचडी में होगा। स्लो इन रिटर्न वर्क, यस। पुअरली फॉर्म्ड लेटर्स, ठीक से फॉर्म नहीं कर पाता, लेटर्स बना नहीं पाता, है ना। हैज डिफिकल्टी कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, से लिखने में उसको दिक्कत होगी क्योंकि लिखने में ओवरऑल उसको दिक्कत है, डिस्ग्रेफिया में यही प्रॉब्लम है। विड्रॉल, गिल्ट, एंग्जाइटी ये सब डिप्रेशन और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। थर्ड ऑप्शन एकमात्र यहाँ सही उत्तर होगा कि डिस्ग्रेफिया वाले बच्चे को, डिसलेक्सिया वाले को पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया वाले को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, डिसफेजिया वाले को भाषा को समझने में दिक्कत होती है, प्रयोग में दिक्कत होती है, डिस्ग्राफिया वाले को लिखने में दिक्कत होगी। तो ऐसी हैंडराइटिंग आपको इलेजिबल मिलती है, इन बच्चों की हैंडराइटिंग जिसको पढ़ना मुश्किल होता है या नहीं पढ़ पाते आप, है ना, लेजिबल नहीं होती। कहीं छोटे लेटर, कहीं बड़े, कहीं बीच में गैप ज्यादा छोड़ दिया, पेंसिल की ग्रिप पकड़ने में, बनाने में भी इनको दिक्कत होती है ना, स्पेस देने में धीमे लिखते हैं बहुत। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अ टीचर इज प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद द चांसेस टू बी एक्सपोज टू एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कंटेंट थ्रू हर सपोर्ट। तो एक टीचर है जो लर्नर्स को प्रोवाइड कर रही है टू एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के प्रति उनको कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं, नए नए समझ पा रहे हैं, वो एनालाइज कर पा रहे हैं ताकि वो कंटेंट को समझ सके टीचर की मदद से। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्या, एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी तो भर देना है दिमाग में वर्णन कर करके, ये गाइडेड डिस्कवरी है, हेल्प कर रही है ना टीचर सपोर्ट के माध्यम से कि वो खुद एनालाइज करें, सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, ठीक है ना। गाइडेड डिस्कवरी बोलते हैं इसको, मतलब बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है लेकिन गाइडेंस में, टीचर की जहां जरूरत पड़े हेल्प मिल पा रही है। ये ऑब्जर्वेशनल या प्री डिस्पोजिशनल जैसा कुछ और बनता ही नहीं है, ये गाइडेड डिस्कवरी है। हेल्प के साथ बच्चा टीचर की गाइडेंस के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से और बताइएगा मुझे कि क्या जवाब इसका होना चाहिए। यार पानी की सख्त जरूरत है, ये ले आओ आप, गला सूख रहा है बहुत ज्यादा, एक तो बैक टू बैक क्लास ना। देखिएगा एक्चुअली हेल्थ की उतनी रिकवरी हुई नहीं थी जितना यूटिलाइजेशन है अभी। देखिएगा ये हर टाइम स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, तैयारी होती है तो स्क्रीन पे, पीपीटी बनती है तो स्क्रीन पे, क्लासेस होती हैं तो स्क्रीन, लाइट, ये वो। लो थैंक यू। चलो भाई ये तो उबल रहा है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जेंडर डेवलपमेंट इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स। समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी आज के समय में यदि हम बात करें, प्रेजेंट टाइम्स में, कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में जेंडर के बारे में कौन सा एक ऑप्शन है जो सही से बात कर रहा है, सही से समझा पा रहा है जेंडर को अप्रोप्रिएटली। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग, 41% लोग। चलिए इसमें आपकी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। जेंडर इज प्योरली एंड सोलली डिटर्मिन्ड बाय एन इंडिविजुअल्स एनाटॉमी एट बर्थ। यानी जो जन्म के समय किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना द्वारा जेंडर विशुद्ध रूप से और पूरी तरह से निर्धारित होता है। एकदम बकवास बात है, क्योंकि वो सेक्स है किसी बच्चे का कि जो उसकी एनाटॉमी है या शारीरिक बनावट है, उसके बेसिस पे वो पुरुष है, महिला है, अदर जेंडर है, वो उसका सेक्स हुआ, ना कि उसका जेंडर हुआ। सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल यानी जैविक संरचना है। तो ये सेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि जेंडर की। तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है कि आपकी एनाटॉमी के बेसिस पे, शारीरिक बनावट के बेसिस पे जो तय हुई है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी जैविक संरचना है। वहीं जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर हिंदी में दोनों को लिंग कह देते हैं, इसलिए हिंदी में भी जेंडर ही लिखा हुआ है ना। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक, समाज द्वारा निर्मित है। इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी शारीरिक बनावट जैसी हो वैसा आप महसूस ना करते हो, यानी आप एक मेल बॉडी में हो बट आप फीमेल जैसा महसूस करते हैं, तो आपकी जेंडर जो है वो मेल हो सकता है और आपकी बॉडी फीमेल, बॉडी आपकी मेल हो सकती है और जेंडर आपका फीमेल हो सकता है, क्योंकि आप वैसा महसूस करते हैं, क्योंकि समाज ने निर्मित किया है ना। महिला ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, रोल भी समाज नहीं बनाए हैं। तो इस समाज की एक रचना है।
आजकल प्रोनाउंस यूज करते हैं जेंजीज, शी हर दे देम, तो ये जेंडर के बारे में है, क्योंकि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, या कौन कैसा महसूस करता है अपनी बॉडी में वो निर्धारित करेगा, ना कि वो फिजिकल एनाटॉमी उनकी कैसी है वो निर्धारित करेगी। ठीक है, तो जेंडर यानी सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बात करते हैं इस पे। तो ये तो गलत ही हो गया कि जेंडर प्योरली एंड सोनली डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल्स एनाटॉमी एट बर्थ, नहीं, वो सेक्स होगा। जेंडर एग्जिस्ट ऑन अ बाइनरी कॉन्सेप्ट, बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है जेंडर कि मेल और फीमेल या ये और ये ऐसे ही महसूस होगा, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, तो ये बाइनरी नहीं है। आज की डेट में हम ये कहते हैं वन इज ईदर मेल और फीमेल, और ये वैसे भी पहले से भी अदर जेंडर्स हैं या थर्ड जेंडर है, उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वो पूरी कहानी है, नीडेड नहीं है उतनी सी डेट में। जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल कॉन्सेप्शंस, ये बात एकदम सही है कि जो जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर पहचान है, वो सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होती है। किस कल्चर में आप रहते हैं, फ्रांस की महिला अलग तरह से व्यवहार करेंगी या अलग तरह से सोचेंगी अपने बारे में, या क्या चीजें वो कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, है ना। फ्रांस में तो करवा चौथ नहीं मना रहे होंगे लोग, तो वो हमारे कल्चर या हमारी सोसाइटी में जो जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है वहां से आ रही हैं चीजें, उसमें सोशलाइजेशन भी इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स जेंडर पे बहुत प्रभाव पड़ता है सोशलाइजेशन का, कि आपने बड़ा कैसे किया है। अगर बचपन से आपने यही कहानियां सुनाते हुए बड़ा किया है, नहीं बेटा तुम तो पराया धन हो, लड़की हो तो तुम्हें तो अगले घर जाना है और फिर डोली में जाना है और अर्थी में आना है, फिर आप इस तरह के तुषार शर्मा जैसे केसेस देखते हो, है ना। तो वो जो कहानी आपने सुनाई है सोशलाइजेशन के थ्रू, जैसे आपने सोशलाइज किया है, समाजीकरण किया है, वो जेंडर को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। तो जेंडर आइडेंटिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन, ये नहीं कह सकते हम। जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन या कल्चरल कॉन्सेप्शंस, कि सांस्कृतिक अवधारणाएं क्या हैं, उस समाज में जेंडर को कैसे देखा जा रहा है, उससे प्रभावित होती है जेंडर आइडेंटिटी। पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी, कुछ लोग उसको बैरियर्स को तोड़ के आगे निकलते हैं, लेकिन ये प्रभावित करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपके पूरे डेवलपमेंट को सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट जो है प्रभावित करता है, हिस्टोरिकल कंडीशंस प्रभावित करती हैं, तो जेंडर को कैसे नहीं करेगा या सामाजिकरण को कैसे नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 फटाक से जवाब देंगे आप। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में बाधा कौन बनता है। हेल्प कौन करता है, मींस एंड एनालिसिस, आपका एल्गोरिथम्स, ह्यूरिस्टिक्स, ये हेल्पफुल हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बाधा कौन बनेगा, फंक्शनल फिक्सनेस बाधा बनेगा, रोट लर्निंग बाधा बनेगा, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधा डालती है। तो ब्रेकिंग डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना प्रॉब्लम को, ये हेल्पफुल होता है। मींस एंड एनालिसिस में हम यही करते हैं। हमें चाहिए हिंडर कौन करता है, ये तो हेल्पफुल है। फिक्सेटिंग ऑन अ सिंगल ट्रेट ऑफ कंपोजिट प्रॉब्लम, ये फंक्शनल फिक्सनेस का उदाहरण है, कार्यात्मक स्थिरता का, कि एक समग्र समस्या के एक ही पहलू पे स्थिर होना, कि नहीं बस ऐसे ही सॉल्व होगी या तो नहीं होगी। एक समस्या के समाधान के 50 तरीके हो सकते हैं। तो ये हिंडर करेगा, ये बाधा बनेगा, बैरियर है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ना कि हेल्पफुल। अप्लाइंग एल्गोरिथम्स एंड ह्यूरिस्टिक, ये तो हेल्पफुल होते हैं। यूजिंग अ सॉल्यूशन विच वाज इफेक्टिव इन सॉल्विंग अ सिमिलर प्रॉब्लम, यानी एनालॉजी बोलते हैं इसको, कि एक तरह की जो समस्या आपने आज सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह की सेम समस्या आई थी, तो आपने जो सिमिलर सॉल्यूशन अपनाया था वही अपना लिया। ये फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है, क्योंकि ये हर सिचुएशन में आप अगर सेम सॉल्यूशन अपना रहे हैं तो वो फंक्शनल फिक्सनेस है, कार्यात्मक स्थिरता है। लेकिन सिमिलर तरह की प्रॉब्लम में आप पुराना सॉल्यूशन अपना रहे हैं, दैट इज एनालॉजी, समानता है उसमें। बात सही है कि नहीं है, कमेंट्स क्यों रुक जाते हैं बीच में। चलो खैर फटाफट से बताओ। हाँ क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत। हाँ यूपीटेट क्लियर। नेक्स्ट कमिंग सेशन, नेक्स्ट वीक में एक सेशन रखेंगे हर हालत में, मंडे ट्यूसडे वेंसडे जब भी होगा। थर्सडे के बाद तो मैं कुछ दिन की छुट्टियों पे हूँ, लंदन जा रही हूँ। फिर हम आके मतलब मैं हफ्ता 10 दिन थोड़ा रिलैक्स करके आऊँ, क्योंकि वो पहले से प्लान्ड है, बीच में पेपर आ गया तो मतलब यूपीटेट से भी पहले से प्लान्ड है, तो ऐसा है। कोई नहीं, इतने हम लोग मिल ही रहे हैं रोज़, तो नेक्स्ट वीक में एक सेशन कम से कम यूपीटेट के 50 क्वेश्चन मैं करा के जाऊँगी, है ना। फिर आके 2-3 सेशन अगर हो पाएंगे तो ले लूँगी। बैचेस में अगर आप हैं यूपीटेट के वहाँ तो फिर सिलेबस चल ही रहा है, ठीक है ना। चलिए खैर, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक्टिविटीज विच डैश आर डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न, यानी बच्चे की अभिप्रेरणा में, मोटिवेशन में बाधा बनने वाली कौन सी एक्टिविटीज हैं, बताइए फटाफट से बताएंगे। बाधा जो बनती है एक्टिविटीज। हाँ नींद आ रही है कई लोगों को, टाइम से सो जाते हो आप लोग यार।
थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी रखने की, 9 बजे पे आने की। अभी बहुत सारे काम हैं उसके चलते, या बैक टू बैक क्लासेस के चलते टाइम पे नहीं हो पा रही है क्लास। 9 बजे से 9:30 हो ही जाते हैं, 9:45 हो गए थे आज तो। एनीवे जवाब दीजिए आप। फोर्थ ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं। इस टाइम तक आते आते तो बैटरी पूरी डाउन हो जाती है। देखो, और इसको हम जूम कर सकते हैं, क्लियर है बात? हाँ, तो एक्टिविटीज विच डैश आर डेट्रीमेंटल, यानी रुकावट बनेंगी मोटिवेशन टू लर्न में, बच्चे की सीखने की अभिप्रेरणा में। कौन सी गतिविधियां होंगी? आर मॉडरेटली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, जो बच्चे के लिए मध्यम स्तर की डिफिकल्ट होती है। देखो, अगर बिल्कुल आसान काम कराया जाएगा जो आपको पहले से आता है तो भी आपका मोटिवेशन बाधित होगा। मॉडरेटली डिफिकल्ट या +1 लेवल का है, हल्का सा आप अटकते हैं क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन आसानी से कर जाते हैं, तो ये ठीक है, इससे मोटिवेशन बना रहता है, बोर नहीं होते हैं। तो ये हिंड्रेंस नहीं है, डेट्रीमेंटल नहीं है, ये रुकावट नहीं है, हानिकारक नहीं है। बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, आपकी मोटिवेशन बनी रहती है। थोड़ा मॉडरेटली डिफिकल्ट काम आप करते हैं। हाईली डिफिकल्ट होगा तो मोटिवेशन के लिए हानिकारक है, फिर आप कहेंगे इतना मुश्किल है भाई, मेरे से तो होगा ही नहीं, छोड़ दो। भाई आपको कहा जाए कि आपका महीने भर का टारगेट है 2 किलो वजन कम करना है, एक तरफ आपको कहा जाए कि आपको 20 किलो करना है एक साथ, तो उसमें फिर आपकी मोटिवेशन थोड़ी, क्योंकि वो टास्क एक साथ डिफिकल्ट है। बहुत रेयर लोगों को छोड़ दें अगर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट नॉर्मल केस में आपको, आपके लिए वो बहुत बड़ा टास्क हो गया। तो मॉडरेटली डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल रहना चाहिए, क्योंकि जैसे सीटेड भी सिलेबस चेंज नहीं करता तो हम भी बोर हो जाते हैं यार, सेम चीजें थोड़ा तो मुश्किल कर दो, तो वो पेपर में थोड़ा सा लेवल बेहतर कर देते हैं, हर बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले आते हैं, तो मन लगा रहता है। आर मॉडरेटली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, तो ये तो हेल्पफुल है, ये हिंड्रेंस नहीं है, ये हानिकारक नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में या मोटिवेशन को बनाए रखने में, हेल्पफुल है। कनेक्ट विद रियल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी हेल्पफुल होता है लर्नर्स के लिए, मोटिवेशन बनी रहती है अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई उदाहरण दे रहे हैं। केटर टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, विद्यार्थियों की जरूरतों और रुचियों को पूरा करते हो, ये भी सही है, इससे भी मोटिवेशन बनी रहेगी, ये सब बच्चे के भलाई में है। लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन ही बचा अब तो, एक पांचवा ऑप्शन तो है नहीं कि हम उसे कह देंगे वो सही है, जब तीनों गलत हैं तो कोई एक ही सही होगा। केवल शिक्षक द्वारा तय किए गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित यदि लर्निंग होगी, एम एट इंटेंजिबल गोल्स डिसाइडेड सोनली बाय द टीचर। इंटेंजिबल, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट गोल्स हैं जिनको वो सामने देख ही नहीं सकता, स्टेप बाय स्टेप उस तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। कि बच्चा 5वीं क्लास में है, आपने कहा तुमको आईएएस बनना है, 5वीं क्लास तो करा लो यार, उसको वो वाले कॉन्सेप्ट तो समझा दो। तो अचानक से एब्स्ट्रैक्ट गोल्स रख दिए जाए, ऐसे गोल्स जो या तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या जिनको वो समझता ही नहीं है, जो उससे जुड़े हुए ही नहीं है, तो ये मोटिवेशन को एकदम से खत्म कर देंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही सही, ये क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, डेट्रीमेंटल या हानिकारक पूछा था आपसे, हेल्पफुल नहीं पूछा था। हेल्पफुल पूछा होता तो ये तीनों सही थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज ऑन लर्निंग अ टीचर शुड, अगर आप वो टीचर हैं जो वाइगोत्स्की को फॉलो करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए इन 4 ऑप्शंस में से? तो वाइगोत्स्की आपको पता है सोसाइटी को महत्व देते हैं, कल्चर को महत्व देते हैं, आपस में इंटरेक्शन को, ग्रुप में सीखने को महत्व देते हैं, लैंग्वेज को महत्व देते हैं। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में 3 चीजें एकदम पक्की हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये हेल्पफुल है कि बच्चा जब ग्रुप में, समाज में सीखेगा अच्छा सीखेगा, कल्चर से सीखेगा अच्छा सीखेगा। तो एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंटिन्यूअली कंपीट विद ईच अदर, वाइगोत्स्की ये कहते ही नहीं है, पियाजे ये कहते ही नहीं है कि एक दूसरे में आपस में, बस दुनिया में 2 ही लोग हैं, आपकी क्लास के 30 बच्चे ही आपके कंपटीशन है, बाकी कुछ बचा ही नहीं है ना। कई लोगों को लगता है ऐसा कि जो वो कर रहे हैं वही दुनिया, उसके बाहर दुनिया नहीं है। ठीक, तो ये एकदम मूर्खता हो जाएगी कि विद्यार्थियों को लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कराने के लिए प्रोत्साहित करना। ये हमारे कल्चर में खूब प्रमोट होता है कि तुम्हें शर्मा जी के बेटे से बेहतर बनना है, कि वर्मा जी के बेटे से बेहतर बनना है, बट शर्मा जी के बेटे को खुद से बेहतर बनना चाहिए और वर्मा जी के बेटे को खुद से बेहतर बनना चाहिए। जैसा वो कल कर रहा था उससे आज बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पे फोकस करना चाहिए, उसको जिस चीज में मजा आता है वो करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और वाइगोत्स्की ये कभी नहीं कहेंगे, वाइगोत्स्की रचनावादी है, मीनिंग मेकिंग की बात करें, मीनिंग मेकिंग नहीं रहेगा। आपने रट्टाफिकेशन करके पीछे छोड़ भी दिया तो वो खुशी बहुत हॉलो है, एक 4 दिन की भी नहीं होगी और उससे अर्थ निर्माण नहीं होगा, वो लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, उसका कोई मीनिंग एक्चुअल में नहीं है, रोट लर्निंग जैसा हो जाएगा। सेकंड है प्रिवेंट, और पियाजे वाइगोत्स्की हमेशा मीनिंग मेकिंग की बात करेंगे, प्रिवेंट इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल नॉलेज इन डिस्कशंस, यानी चर्चाओं में सांस्कृतिक ज्ञान के एकीकरण को रोकें। नहीं भाई, कल्चरल इंटीग्रेशन तो या कल्चरल नॉलेज तो हेल्पफुल है वाइगोत्स्की के हिसाब से, जो हमारी कल्चर में, चाहे वो हमारी कहानियां चल रही हो, चाहे हम किताबें पढ़ रहे हो, चाहे वो रामायण महाभारत पढ़ रहे हो, चाहे हम वो किसी और धर्म की किताब हो या स्टोरीज हो जो संस्कृति में चलती हैं, उन सबसे बच्चा सीखता है। तो ये उल्टा कह रहे हैं
कैपिटलाइज ऑन डायलॉग एंड ग्रुप लर्निंग ड्यूरिंग एक्टिविटीज। ये सही है कि बच्चों को बोलने का मौका दो, डिस्कशन का मौका दो। बच्चा जहां एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है। 99% पेडागोजी के सवाल इसी बात से ठीक हो जाते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखना है, सिंपल बात। गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चा ग्रुप में एक्टिविटी करे, कोऑपरेट करके सीखे, कोलैबोरेट करके सीखे, समाज और कल्चर और भाषा का इस्तेमाल करते हुए सीखे। तो डायलॉग में भाषा आ जा रही है, और जब वो डायलॉग कर रहा है संवाद के दौरान, और सामूहिक शिक्षा सोसाइटी और कल्चर का पार्ट है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। डिस्करेज वर्बलाइजेशन एंड थिंकिंग अलाउड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कि बच्चे खुद से बोल के बातें कर पाए या वर्बलाइज कर पाए, शब्दों में अपनी बात को कह पाए, इसको हतोत्साहित करना नहीं भाई। चर्चा को, परिचर्चा को, तो संवाद को तो वाइगॉत्स्की प्रोत्साहित करेंगे, ना कि हतोत्साहित। तो थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। पियाजे ने विकास और अधिगम के संबंध में किस चीज को महत्व दिया है, ये पूछा है। एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी को पियाजे वाइगॉत्स्की नहीं मानते, वो मतलब इसको महत्व नहीं देंगे। कंडीशनिंग को बिहेवियरिस्ट या व्यवहारवादी लोग मानते हैं, रचनावादी लोग नहीं। पियाजे रचनावादी, वो कहते हैं बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। चिल्ड्रंस मैचुरेशन एंड रेडीनेस टू लर्न, ये 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसकी कल्चरल टूल की बात वाइगॉत्स्की करते हैं, पियाजे नहीं, है ना। पियाजे बात करते हैं बच्चे की मैचुरेशन, जो कि बायोलॉजी से संबंधित होती है, क्योंकि ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे भी इन्होंने काम किया है, यानी पियाजे हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो चिल्ड्रंस मैचुरेशन एंड रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या है यहाँ पे? एनवायरमेंटल रेडीनेस नहीं। आप 3 साल के बच्चे को 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं करा सकते, क्योंकि अभी वो उसके लिए रेडी नहीं है। तो मेंटल रेडीनेस, बायोलॉजिकल रेडीनेस, वो सब आ जाएगा। तो पियाजे ने 4 फैक्टर्स दिए हैं जो लर्निंग में काम आते हैं। जैसे मैंने आपको सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज अभी वाइगॉत्स्की का बताया, वैसे ही ये 4 फैक्टर्स हैं। जो 4 स्टेजेस हैं वो अलग हैं, SPCF, ये फैक्टर्स हैं जिनको पियाजे महत्वपूर्ण मानते हैं अपनी पूरी थियोरी में। मैचुरेशन यानी परिपक्वता, जो रेडीनेस टू लर्न भी जिसको हम कह सकते हैं। हेरिडिटी, बेसिकली जेनेटिक्स महत्वपूर्ण है। बायोलॉजिकली अगर बच्चा मैच्योर नहीं है, आप कैसे सिखा देंगे? पियाजे की थियोरी में 6 महीने के बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकती ना, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए। आप इसीलिए वो कह रहे हैं जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है उसको सिंबल्स के थ्रू सिखाओ 2 से 7 वर्ष में। जो 7 से 11 का बच्चा है उसको कॉन्क्रीट लॉजिक दो। 11 टू या 11 एंड अबव 11 से 15 साल में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाएगा, तब आप 11-12 में वो वाली थियरम्स पढ़ते हैं। इसी हिसाब से सिलेबस डिजाइंड है या करिकुलम डिजाइंड है। एक्सपीरियंस दूसरा एक फैक्टर है। एक्सपीरियंस को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो एक्टिविटी, यानी बच्चा एक्टिव रहे, एक्टिविटी करके सीखे, ये एक फैक्टर है। फिर आता है सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्सपीरियंस, इसको भी उन्होंने महत्व दिया है, फैक्टर्स में आता है। फिर इक्विलिब्रेशन आपकी, जिसके अंदर एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सब आ जाते हैं, है ना। संतुलन की प्रक्रिया, जिससे आपका स्कीमा अपडेट होता है, इस पे किसी और दिन लंबी चर्चा करेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसमें से यहाँ पे मैचुरेशन एंड रेडीनेस टू लर्न दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कल्चरल टूल्स की बात वाइगॉत्स्की करेंगे, पियाजे नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है। अब कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, लास्ट में मैंने कहा था धीरे धीरे लेंथी क्वेश्चंस डालेंगे। असर्शन, टीचर्स शुड एंश्योर इनफ वेट टाइम विच इज द लेंथ ऑफ टाइम अ टीचर पॉजेज आफ्टर आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी टीचर्स को इनफ वेट टाइम देना चाहिए, प्रतीक्षा का समय देना चाहिए। एक सवाल पूछने के बाद इनफ पॉज देना चाहिए। जो आप में से कई लोग कंप्लेन कर रहे होंगे कि आप तो देते नहीं हो, है ना। कई लोगों की ये बड़ी इच्छा रहती है कि आप सवाल दे दो, फिर 2 मिनट तक बैठे रहो, फिर हम इतने पढ़ के जवाब दे दें, पढ़ने का टाइम दिया करो। तो वो कभी कभी तो संभव है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में ये है कि थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको 30 सेकंड का या 10 सेकंड का टाइमर दिया जाए। कुछ लोग पॉज करके पढ़ लेते हैं जिनको समस्या होती है पढ़ने में, बट ये हम ट्राई कर सकते हैं टाइमर का यूज। तो ये बात सही है कि शिक्षकों को पर्याप्त प्रतीक्षा समय देना चाहिए या सुनिश्चित करना चाहिए जब प्रश्न पूछने के बाद, कि बच्चे को सोचने का समय दो बोलने के लिए। यहाँ तो ठीक है, डिस्कशन भी हमें ही करना है, आप तो बोलोगे नहीं बीच में। तो रीजन क्या है, कमेंट्स में बोलते रहते हो बस। डाइवर्सिटी इज एन एसेट एंड नॉट एन ऑब्स्टेकल। देखो हम भी आपको प्रतीक्षा का समय देते हैं, आपको पोल में टाइम मिलता है कि क्वेश्चन आ गया, अब आप जवाब दे लो इतनी देर जितने डिस्कशन चलेगा। तो ये आपका वेट टाइम ही है एक तरह का, कि आपको रिस्पॉन्स देने का टाइम मिला है। रीजन क्या है इसका, डाइवर्सिटी। तो ये बात सही है, इतना टाइम देना चाहिए, पॉज लेने का या बच्चे को सोचने का, जवाब देने के लिए समय देना चाहिए। रीजन है इसका, डाइवर्सिटी इज एन एसेट एंड नॉट एन ऑब्स्टेकल, कि विविधता एक बाधा नहीं है, कि बच्चे विविध परिप्रेक्ष्य से आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले होंगे क्लास में, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आएंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग खाना खाने वाले, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे। कोई गिफ्टेड होगा, किसी का IQ बहुत हाई है, किसी को चलने फिरने में समस्या हो सकती है, किसी को डिस्ग्राफिया हो सकता है, किसी को ADHD हो सकता है। हर तरह का बच्चा है, डाइवर्स बच्चा है। विविधता
क्या है, एक बाधा नहीं है, एक संसाधन है। डाइवर्सिटी हेल्पफुल है, हम अपनी कंट्री में भी कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भारत जो है विविधताओं का देश है, तो विविधताएं समस्या नहीं है, एसेट हैं, धरोहर हैं। बात तो सही है, लेकिन ये बात, ये रीजन इस ए के लिए तो सही नहीं है। यहां तो कुछ और बात चल रही थी कि टीचर को सवाल पूछ के समय देना चाहिए। रीजन कह रहा है डाइवर्सिटी एसेट है, ऑब्स्टेकल नहीं। दो अलग अलग बातें चल रही हैं। ये रीजन ए के लिए सही नहीं है। ए और आर अपने आप में तो सही है, तो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन, इसमें आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार दिखाना कितने लोगों ने आंसर किया फोर्थ ऑप्शन। 36% लोग मात्र सही जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने ना दिमाग में बना लिया है कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आंख बंद करके लगा दो। ये नहीं करना है, जब हमें साफ साफ दिख रहा है दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, दोनों अपने आप में सही है। अंजलि और राहुल एक दूसरे के लिए सही नहीं है, बस यहाँ पे क्योंकि रीजन करेक्ट नहीं है जो असर्शन में कहा गया है उसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक और असर्शन रीजन का सवाल। खूब प्रैक्टिस करेंगे ये वाले सवाल, ताकि पेपर में आपका डर खत्म हो जाए। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे आर क्रिटिसाइज्ड फ्रीक्वेंटली फॉर देयर मिस्टेक्स। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी गलतियों या उनकी त्रुटियों के लिए उनकी बार बार आलोचना की जाए कि कितनी गलती करते हो, इस बार भी गलती कर दी, गलती ही करते रहते हो, है ना, या तो वो फिर बच्चे जो है अगली बार ट्राई नहीं करेंगे। ये कहना गलत है कि जब उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो अच्छा सीखेंगे, नहीं। रीजन क्या है, फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म मेक्स चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट। ये कह रहे हैं कि इसलिए क्रिटिसाइज करो उनको क्योंकि बार बार क्रिटिसाइज करना, उनकी आलोचना करना क्या है, उससे वो सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, खुद पे निर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधरेगी, आत्मनिर्भर बन जाएंगे और अपने आप से सीखने लग जाएंगे। फिर टीचर का रोल क्या है, मोटिवेटर का है, गाइड का है, मेंटोर का है, फिलोसफर का है, वो सब तो तेल लेने चला गया। इट्स लाइक नौकरियां ही नहीं होंगी देश में, फिर आप आत्मनिर्भर बनेंगे पकौड़े बेच करके, है ना। तो ये कोई बहुत बढ़िया बात तो हमें लग नहीं रही। तो ये ए एंड आर दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स, सिंपल बात, ठीक। 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। इट्स लाइक सीबीएसई का हम सीटेट नहीं निकालेंगे, मान लो, तो सबको अपने आप टीचर बनना है भाई। प्रोसेस तो वही है ना, पहले सीटेट दोगे, फिर वैकेंसी आएगी, या फिर बाकी जगह भी प्राइवेट स्कूल तक में अप्लाई करने के लिए सीटेट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स रिक्वायर। यानी जो बच्चे वंचित, ये वंचित का वो गायब कर दिया हमारे टाइपिस्ट जी ने, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को शामिल करना जरूरी है। रीजन क्या है, आइडेंटिटी बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, कि वो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उनको सेग्रीगेट कर लो। यहां इंक्लूजन की बात हो रही है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मतलब हम सेग्रीगेट अलग थलग नहीं करेंगे। जब भी इंक्लूजन की या समावेशन की बात आ रही है तो सेग्रीगेट करेंगे नहीं, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है सेग्रीगेशन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। कंसिडरेशन ऑफ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सही है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, नहीं भाई, सबके लिए सेम करिकुलम, सेम एक्टिविटी, मानकीकृत की जगह यहां आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। ट्रेडिशन ऑफ एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी, बकवास बात है, बच्चे को सेंटर में रखो। कंसिडरेशन ऑफ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, तो वंचित पृष्ठभूमि, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा भी क्लास में है, अगर एक प्राइवेट स्कूल भी है वहां भी 25% कोटा है कि हर बच्चे को सीखने का अधिकार है, और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रख करके कि हर तरह का बच्चा क्लास में होगा तो इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट बिलीव दैट चाइल्डहुड। ये सवाल बहुत बार आ चुका है अलग अलग तरीके से। अभी कल परसों ही जब हम फर्स्ट सेशन कर रहे थे जो यूट्यूब पे भी हुआ था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बचपन सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट ये मानते हैं, क्योंकि आपके घर का 5 साल का बच्चा और रोड पे चलता हुआ एक 5 साल का बच्चा जो बलून बेच रहा है, उसके लिए बचपन सेम नहीं है, बेशक उम्र या स्टेज सेम हो, ठीक है। तो चाइल्डहुड एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, समाज द्वारा निर्मित एक संरचना है। फटाफट से जवाब देंगे, चलिए देखिए। अब इसमें क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं, 44% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि जो कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट हैं, समकालीन यानी प्रेजेंट टाइम पे कैसे क्या अवधारणा है चाइल्डहुड की। तो पहला ऑप्शन है, अ लाइफ स्टेज दैट इज अवेटिंग अडल्टहुड। नहीं, वैसे भी चाइल्डहुड के बाद अडल्टहुड नहीं आता, अडोलसेंस आता है, और जीवन का एक चरण है जो वयस्कता की प्रतीक्षा कर रहा है, ये बेकार बात है। क्योंकि इसको आप स्टेज के हिसाब से मत देखना, एज वाले हिसाब से मत देखना। जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड पूछते हैं तो ये बताना चाह रहे हैं कि सबके लिए सेम नहीं है, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है।
अ स्टेज एसोसिएटेड विद डिविनिटी, प्योरिटी एंड गुडनेस, देवत्व, पवित्रता और अच्छाई से जुड़ी एक अवस्था है। ये वैसा ही है कि खूब बस क्या कहूं, फिर जो है विवाद होगा कुछ बोलूंगी तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। मियरली अ ट्रांजिशनल स्टेज ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ एक संक्रमणकालीन चरण है ना, वो अडोलेसेंस और उसके बीच में यूज होता है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा ही नहीं है। वेरिएबल एंड डायनेमिक, ये बात सही है कि डिविनिटी, प्योरिटी, गुडनेस, पवित्रता, अच्छाई, इससे जुड़ी एक अवस्था है। ये थियरिस्ट नहीं कह रहे हैं ऐसा, है ना। वो ईश्वर बनाने की जरूरत नहीं, बच्चे को बच्चा तो बना दो कम से कम आप, ठीक है ना। तो वेरिएबल एंड डायनेमिक, चर और गतिशील है कि बेचारी एक बच्ची है जो वैसे तो साल भर पिटाई होती है घर पे, और नवरात्रि में उसको खाना मिलता है ना। तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो ये वैसा हो जाएगा अगर हम ये कहेंगे कि प्योरिटी डिविनिटी वाली बात। और ये किसी रिलीजन के बारे में नहीं है, ये हर एक तरह से लागू होता है कि हम डिवाइन मान लें, या अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं। तो ये वैसा है। या बर्थडे पे छोड़ दो, नवरात्रि भी साइड कर दो, धर्म वाला एग्जाम्पल लेते ही नहीं है। एक बच्ची है जिसको साल भर माँ बाप ठीक से ट्रीट नहीं करते, टाइम पे ना कोई खाने को पूछता है, ना प्यार मिलता है ना, ना केयर है। बर्थडे और मार पिटाई भी होती है, अब्यूज भी हो रहा है। बर्थडे के दिन अच्छी ड्रेसेस मिलती हैं, जो खाना है वो खाने को मिलता है। तो क्या ये डिवाइन और ये वाली बात हो गई? सेंस ही नहीं बनता इस बात का। तो चाइल्डहुड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेरिएबल है एंड डायनेमिक है, यानी चर है, हर किसी के लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, और गतिशील है, परिवर्तनशील है। एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री अलग अलग तरह से देखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, गिवन बिलो। अब असर्शन रीजन वाला ही सवाल है, फटाफट से आप जवाब देंगे। A middle school language arts teacher selects stories and clippings from newspapers and magazines that portray men and women in non-traditional roles. यानी एक माध्यमिक विद्यालय भाषा शिक्षक है, माध्यमिक विद्यालय की भाषा कला शिक्षक अखबारों और पत्रिकाओं से उन कहानियों या कटिंग्स को लेकर के आती है, मैगजीन से, जो पुरुषों और महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के गैर पारंपरिक चित्रण क्या हो गए कि एक लड़की है जो बाइक चलाती है, माउंटेन चढ़ रही है, कर्णम मलेश्वरी, मैरी कॉम, वो फोगाट सिस्टर्स, गीता बबीता, याद कीजिए वो मूवी दंगल, इन रियल लाइफ ऑल्सो। तो ये क्या है? ये नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हैं। लड़कियों को हम क्या चाह रहे हैं? वो बिल्कुल टीचर बन जाए या तो डॉक्टर बन जाए, ये स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं। प्रोफेशन में प्रॉब्लम नहीं है, टीचर बनने में प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने एक जेंडर से ही जोड़ दिया उसको। भाई टीचर तो फिर लड़के भी बन जाए, क्या बुरी बात है? तो ये टीचर और जो डॉक्टर, ये क्या ट्रेडिशनल रोल्स के जैसा हमने बना दिया है। लड़की है तो घर का काम करे, लड़का है तो बाहर कमाने जाए। तो ये नॉन ट्रेडिशनल नहीं है, ये ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्ड रोल है जो चला आ रहा है। लेकिन आप ऐसे एग्जाम्पल लाती हैं एज अ टीचर जिसमें नॉन ट्रेडिशनल लड़कियां एडवेंचरस रोल में भी हैं, आर्मी में भी हैं, फोर्सेस में भी आपको दिखाई देती हैं। तो ये नॉन ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स हैं जो स्टीरियोटाइप को चैलेंज करेंगे। बात तो सही है। रीजन क्या है? काउंटरिंग प्रिवेलेंट जेंडर स्टीरियोटाइप्स बाय प्रेजेंटिंग अदर मोड्स इज एन इफेक्टिव वे टू ओवरकम जेंडर बायस। जो लोग स्टीरियोटिपिकल सोच रखते हैं उनके सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करना क्या है? जेंडर बायस को ओवरकम करने का एक तरीका है। जेंडर बायस क्या है? किसी भी एक जेंडर के प्रति पक्षपाती होना, कि लड़के यही काम करेंगे या लड़कियां यही काम करेंगी। इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है, किसी भी जेंडर के प्रति पक्षपाती होना जेंडर बायसनेस है। चाहे लड़कों को ये कहना कि नहीं तुम तो डांस में नहीं जाओगे, अभी वो मूवी आई थी ना धड़क टू ही थी, तो हाँ, तो उसमें जो पिताजी हैं उस एक्टर के या हीरो के, उनको डांस करना पसंद है या फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनका भरपूर मजाक उड़ाया जाता है। या वो लड़के जो थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाते हैं उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली जेंडर बायस को, कि ट्रेडिशनल रोल्स में ही बंधे रहें, उसके बाहर जाओगे तो बायसनेस, तो इसको चैलेंज करेगी। तो रीजन तो सही है, तो ANRR सही, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, फोर्थ ऑप्शन। 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 5 सवाल और हैं आपके साथ। आप इतनी रात तक जगे, धन्यवाद आपका। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी टू करंट स्टेट इज कॉल्ड। अब मेमोरी पे ना कभी भूला भटका एक आध सवाल दे देते हैं ये इस तरह का, कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग की जाती है। किसी का नंबर आपने सेव किया था दिमाग में, आजकल तो फोन में करते हो, लेकिन एक समय था हमारे बचपन में तो सारे नंबर याद होते थे, आज भी कई सारे नंबर याद हैं, है ना। तो आपने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की थी कि प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं, ये स्टोर किया था आपने। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेजेस हैं, तो आप क्या करेंगे? रिट्रीव करेंगे।
है ना, रिकॉल करेंगे, वापस से रिट्रीवल, आप दिमाग से पुनर्प्राप्ति करेंगे क्योंकि आपने पहले से सेव किया हुआ है। अटेंशन तो ध्यान देना है किसी चीज पे। डिके है शयन कि आप याद ही नहीं कर पा रहे, डिके हो गया, या फॉरगेट, भूल गए आप, या आधा अधूरा याद है तो डिके हो गया। तो रिट्रीवल है ये कि आप पुनर्प्राप्ति कर रहे हैं जो आपने सेव किया था ब्रेन में। बात सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्लासरूम आकलन के लिए सही है, फटाक से बताएंगे आप लोग, जवाब देंगे फटाफट। 71% लोग थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं। चलो आप तो बहुत स्मार्ट हो गए, फटाक से करते हैं इसको सॉल्व, थर्ड भी चले जाते हैं डायरेक्ट, टाइम बचाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज करेक्ट, चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड इंक्लूड टास्क्स विच इन्फॉर्म टीचर्स अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स नो अबाउट द कॉन्सेप्ट बिफोर दे बिगिन टीचिंग। हाँ, कह सकते हैं कि रचनात्मक आकलन एफए में आप कई बार कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो शिक्षकों को इस बारे में सूचित किया जाता है कि जो पढ़ाना शुरू करने वाले हैं तो पूर्व ज्ञान कितना है बच्चे का, ये फॉर्मेटिव टास्क में आएगा। बात तो सही है। बाकी देख लेते हैं, यूज ऑफ नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट दैट कंपेयर्स परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट टू दैट ऑफ पियर्स मोटिवेशंस, या टू दैट ऑफ पियर्स मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू लर्न मोर मीनिंगफुली। बकवास बात है कि दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, इसलिए नॉर्म रेफरेंस का इस्तेमाल करो तो ये बहुत अच्छा क्लासरूम असेसमेंट का तरीका है। फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी पेपर पेंसिल असेसमेंट, नहीं भाई, बच्चों को एक्टिव रखो, नॉन रिटर्न भी होनी चाहिए, एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। सबमिटिव असेसमेंट डज नॉट सर्व एनी पर्पज, नहीं भाई, पर्पज तो होता है सबमिटिव असेसमेंट का भी, है ना, तो ये भी नहीं कह सकते। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है, बाकी जो है सारी बातें गलत हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, असर्शन रीजन वाले सवाल हैं। अगेन, अडेप्टेशन सच एज ऑडियो tapes, use of computer software which provides text to speech input, extended time to complete assignments, facilitate learning for students who are visually challenged। वो बच्चा जो दृष्टि बाधित है, जिसको देखने में दिक्कत है, तो उसको आप ऑडियो टेप्स का हेल्प ले रहे हैं, आप टेक्स्ट टू स्पीच के जो लिखा हुआ है वो बोल करके उसको सुनाई दे जाएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता, पढ़ तो नहीं सकता लिखा हुआ है, या तो अनटिल अनलेस वो ब्रेल लिपि में नहीं है या ब्रेल स्क्रिप्ट में नहीं है। असाइनमेंट कंप्लीट करने में आप उसको एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, ये बेहतर बात है, अच्छी बात है। रीजन क्या है, टीचर शुड अडेप्ट द करिकुलम टू प्रोवाइड इक्विटी एंड मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। कि इक्विटी का ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं कि सब बच्चों को बराबर टाइम मिलेगा। अरे भाई, एक बच्चा है जो देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता, उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो वो इक्विटी है वहां पे कि भाई आपने मेट्रो में पहला डब्बा महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर दिया, आरक्षित है, तो वो इक्विटी के आधार पे है, वो इनइक्वालिटी नहीं हो रही है किसी के साथ, तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा हेल्प देनी थी, जरूरत है। तो ANR बोथ सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप सिंपली सही जवाब दे भी पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। रीजन असर्शन क्या है, adolescents have difficulty with emotional regulation and inhibiting their impulses are quite susceptible to peer pressure। जो किशोर या किशोरी हैं, 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको भावनात्मक विनियमन यानी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, या उतना आसान नहीं होता उनके लिए, उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है, कंट्रोल में लाने में अपने इमोशंस को, और वे साथियों के दबाव के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, यानी उनके पीयर प्रेशर, अगर दोस्त उनके मजाक उड़ा रहे हैं, या दोस्त जा रहे हैं सब जगह घूमने, या दोस्त को फलानी बाइक मिली है तो उनको भी चाहिए, दोस्त को ये वाले कपड़े मिले हैं, ये वाला फोन मिला है तो उनको भी चाहिए, यानी पीयर प्रेशर का बहुत रोल होता है एडोलेसेंट्स में, किशोरावस्था में, टीनेजर्स में, कि मेरे सारे दोस्त ये करते हैं इसलिए मैं भी करता हूं, ये सब बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। दूसरा, इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल है ना, बचपन का प्यार तो वो कंट्रोल नहीं है, एक्सट्रीम है, जो भी है, गुस्सा है तो एक्सट्रीम है, प्यार है तो एक्सट्रीम है ना, क्योंकि इमोशंस बैलेंस में नहीं होते, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी का काल है, स्टेबल नहीं है अभी इमोशंस। बात तो सही है। रीजन क्या है, फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंपैक्ट द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। यानी किशोरावस्था के दौरान जो शारीरिक और हार्मोनल चेंजेस है, हर तरह के चेंजेस इतनी तेजी से हो रहे होते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, हार्मोनल चेंजेस हो, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है, इसीलिए तनाव एवं तूफान का काल है। बच्चे को माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं कई बार, क्योंकि वो दोस्त तो बन नहीं पा रहे, उसके इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, वो कंफर्ट नहीं महसूस कर पा रहा, और उसको फीलिंग ऑफ रिवोल्ट है, बहुत ज्यादा विद्रोह की भावना है। तो ये भी सही है बात, इसकी वजह से रीजन सही बताया है, तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर का सही रीजन भी है, आर सही रीजन भी है ए का। बात क्लियर है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे। गिफ्टेड चिल्ड्रन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो हाई आईक्यू बच्चे हैं, जनरली हम गिफ्टेड से मतलब हाई आईक्यू का ही समझते हैं,
क्रिएटिव बच्चे और टैलेंटेड बच्चे, ये तीनों गिफ्टेड की कैटेगरी में ही आते हैं। बट सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि गिफ्टेड बच्चा है तो आईक्यू तेज होगा या किसी क्षेत्र में बहुत बेहतर करने की क्षमता रखता होगा। तो एक्सेल इन ऑल एकेडमिक एज वेल एज को करिकुलर एरियाज, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एकेडमिक में भी अच्छे नंबर भी लाएगा और को करिकुलर में भी अच्छा करेगा। हो सकता है विराट कोहली को गिफ्टेड नहीं कहोगे क्या, लेकिन एकेडमिक्स में क्या उन्होंने बहुत तीर मार लिए, स्टैनफोर्ड चले गए थे पढ़ने? नहीं भाई, वो दोनों चीजें साथ में कैसे करते? अगर क्षमता है भी तो, और जरूरी नहीं है सब में हो, किसी में हो सकता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कह रहा है आपका कि अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस है। तो गिफ्टेड बच्चों का जरूरी नहीं कि वो को करिकुलर में भी अच्छा करें, एकेडमिक्स में भी अच्छा करें, किसी एक फील्ड में अच्छा करेंगे और जनरली एकेडमिक्स में ठीक करते हैं। एग्जिबिट हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज एज वेल एज स्किल्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक संप्रेषण के कौशल भी जो है, देखो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज हाई होती है, ये हम मानते हैं कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी वगैरह अच्छी होती है जो गिफ्टेड बच्चा है उसकी। लेकिन सोशल कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है एकदम गिफ्टेड बच्चा हो लेकिन कम्युनिकेशन बहुत खराब हो, है ना, संभावना है इस बात की। आगे बढ़ते हैं। गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली एंड हैव लो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, ये तो एडीएचडी वाला बच्चा है। गिफ्टेड बच्चे का जनरली अटेंशन स्पैन बेटर होता है। एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, ये गिफ्टेड की निशानी है कि वो इंफॉर्मेशन को जल्दी समझ जाता है, क्विकली समझते हैं और एक्यूरेटली समझते हैं। मेमोरी अच्छी होती है, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ज्यादा है, अपनी एज से बड़े दोस्त मिल जाएंगे, वोकैबुलरी बेहतर होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एसोसिएटेड हैं गिफ्टेड बच्चे के साथ, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, जल्दी चीजों को समझ लेते हैं और सही से सटीकता से समझ लेते हैं। कि हो सकता है वही बात दूसरे बच्चे को 3 बार में समझ में आ रही हो, इनको वो 1 बार में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एनवायरमेंट का भी थोड़ा सा रोल है, लेकिन जनरली गिफ्टेडनेस मतलब वो अपने एनवायरमेंट में आपको दिख जाएगा बच्चा अलग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निशन इज नॉट करेक्ट एज पर लेव वाइगॉत्स्कीज थियरी। वाइगॉत्स्की की थियरी के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लास्ट सवाल है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं एज पर वाइगॉत्स्की। ठीक है, तो लैंग्वेज को वो फुल महत्व देंगे। अब आप फटाफट से जवाब देंगे। चलो लास्ट सवाल है, 11 भी बज गए। देखिए 61% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। एकदम बकवास बात है, ये सही नहीं है। वाइगॉत्स्की तो कहते हैं लैंग्वेज टूल है, एक साधन के रूप में काम करती है, संज्ञानात्मक विकास में हेल्पफुल है काफी। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज ये तीनों हेल्पफुल हैं संज्ञान के विकास में, दिमाग के विकास में, मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के विकास में। इनर स्पीच इज यूज फॉर मेंटल रीजनिंग, हाँ भाई आप खुद से बातें करते हैं, खुद को ही तर्क देने के लिए मन मन में, ये इनर स्पीच है जो आपकी 7+ ईयर्स में आपको देखने को मिलती है, 6+ ईयर्स में भी देखने को मिलती है। साइलेंट इनर स्पीच बोलते हैं उसको हम। और एक आपकी प्राइवेट स्पीच है जो 3 से 6 वर्ष में मिलती है, और सोशल स्पीच 2 साल में आप बाहर बोलना शुरू कर देते हैं समाज में। 3 प्रकार की स्पीच इन्होंने दी है, किसी और क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इनर स्पीच मेंटल रीजनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, हाँ ये बात सही है, बट हमें सही चाहिए ही नहीं, हमें तो गलत चाहिए, तो हमारे लिए तो ये गलत हो गया। लैंग्वेज इनएविटेबली अफेक्ट्स द वे अ चाइल्ड थिंक्स, भाई भाषा जो है वो प्रभावित करती है कि आप सोचते कैसे हैं। बिल्कुल लैंग्वेज के माध्यम से सोच पा रहे हो ना। एक्सटर्नल स्पीच इज यूज टू कन्वर्स विद अदर्स, भाई एक्सटर्नल स्पीच का यानी सोशल स्पीच जिसको कहते हैं, बाह्य भाषण का उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है, जो 2 साल से शुरू हो जाती है। ये बात भी सही है, ये तीनों सही है, बट हमको सही नहीं चाहिए, हमको गलत चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात गलत है और यही बात सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही गलत था। तो जब नॉट लिखा हुआ है तो जो सही नहीं है वही सही है, जो एक्चुअल में सही नहीं है वही सही है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है कि वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग क्या सही नहीं होगा। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कर लेंगे। ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आंसर्स मार्क्ड होंगे। ये टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, कोई और फेक चैनल मत जुड़ जाना, 8-9 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ये अगर आप सीटेट के बैच में, कंप्लीट बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जो आपको कर लेना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाएंगे। 24 तारीख तक डिस्काउंट है, या आपके किसी दोस्त को करना हो या आप 2 दोस्तों को एक साथ मिलकर कोर्स लेना हो, वट एनीवे 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए ये आप बताएंगे कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे मंडे। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, है ना, मंडे मिलेंगे।
और ये सीरीज तो चलेगी ही, और भी चीज़ें जो हम कर पाएंगे यूट्यूब पे करेंगे। चलिए टेक केयर, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। कमेंट्स में बता देना कितना स्कोर किया, और कोई भी सेशन कैसा लगा, स्पीड कम ज़्यादा, वॉट जो भी आपका फीडबैक हो सब बता देना। ठीक है, बाय।